हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज होने वाली आपकी मैथ्स के न्यूमेरिकल की मैराथन क्लास। देखिए, जो आपका एग्जाम होने वाला है सीटेट का एग्जाम, उसके आपके एग्जाम में आपकी मैथ्स पूछी जाएगी आपके पूरे 30 नंबर की। और जो आपके एग्जाम में 30 नंबर की आपकी मैथ पूछी जाती है, उसमें 15 नंबर में तो आपके आते हैं ये न्यूमेरिकल, यानी कि 15 नंबर के आते हैं आपके सवाल। और ऐसे सवाल आते हैं जिनको अगर छोटे बच्चों को भी अगर आपको समझा दिया तो वो भी करके चले जाएंगे। बट मुझे कभी कभी ये समझ में नहीं आता कि बहुत से बच्चे मैथ से ऐसे भगते हैं जैसे पता नहीं उनको करंट लगा दिया हो। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक एक आपको चैप्टर लिए हुए, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, उन एक एक चैप्टर को, एक एक कंसेप्ट को आप लोग देखिए और उन्हीं को घुमा फिरा के एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन को पूछता है। तो ये तो 15 नंबर में आपको पूछे जाते हैं आपके न्यूमेरिकल। बाकी के जो 15 नंबर होते हैं, उन 15 नंबर में आपको पूछी जाती है आपकी पेडागोजी। तो 15 नंबर की जो आपकी पेडागोजी पूछी जाती है, उसकी मैराथन क्लास मैं ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखी तो जाकर आप लोग देख लीजिए। 15 नंबर की मैराथन क्लास पेडागोजी के ऊपर मैंने ऑलरेडी मैं डाल चुका हूं, ठीक है। तो वो आप लोग जाकर देख सकते हो, प्लेलिस्ट भी मैंने बनाई हुई है अलग से। और उसके अलावा यूट्यूब पर सर्च मार के देख लेना, सीटेट मैथ्स पेडागोजी क्लास बाय सचिन, मेरा नाम लिख देना और वो मैराथन क्लास आपको देखने को आपको मिल जाएगी। उसके अलावा सीडीपी की मैराथन क्लास मैंने डाली हुई है। देखिए, एक चीज आपको बताता हूं, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, ये रियलिटी है जो आपको बताता हूं। देखिए, सीडीपी की मैराथन क्लास मैंने आपको कराई, ईवीएस की मैराथन क्लास कराई जिसमें मैंने आपको एनसीईआरटी और जिसमें मैंने आपको पेडागोजी दोनों ही आपको अलग कराई, ठीक। उसके अलावा मैंने मैथ्स की पेडागोजी की आपको करा दी, ठीक है। और उसके अलावा मैंने आपको हिंदी की आपको मैराथन क्लास कराई। अब देखिए, ध्यान से सुनना मेरी बात को, क्योंकि आज की क्लास से आपकी जुड़ी हुई है। सीडीपी की जो मैंने आपको मैराथन क्लास कराई है, उस मैराथन क्लास को देख लेना, उससे बाहर आपका पेपर में आपको कुछ नहीं आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ही मैंने आपको ईवीएस की मैराथन क्लास कराई, एनसीईआरटी की कराई, पेडागोजी कराई, शायद कोई कुछ इक्का दुक्का कुछ क्वेश्चन आ गए बाहर के, वरना तो उससे बाहर आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे ही आपको हिंदी की आपको कराई, सेम गिने चुने टॉपिक आपके एग्जाम में आएंगे। इक्के दुक्के क्वेश्चन की मैं गारंटी नहीं लेता, वरना ज्यादातर टॉपिक वो भी आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पेडागोजी के साथ भी ऐसे ही है, कुछ दो चार क्वेश्चन की गारंटी कोई भी नहीं लेता। लेकिन जो आपका मैथ्स का जो न्यूमेरिकल होते हैं, जो सवाल होते हैं, उसमें जो टाइप आपके आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बता रहा हूं, यही टाइप आपके एग्जाम में आती है। बट इसके अंदर जितना प्रैक्टिस आप लोग करोगे, क्योंकि ऐसा नहीं है मैं आज की वीडियो के अंदर आपको 100 सवाल, 200 सवाल, 300 सवाल करा दूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं आज की वीडियो के अंदर आपको मेन मेन टाइप कराऊंगा, मेन मेन आपके चैप्टर कराऊंगा जो आपके एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं, जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। बट उसके बाद आप प्रैक्टिस कितनी करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मैथ्स जो होता है, जो न्यूमेरिकल होते हैं, वो प्रैक्टिस मांगते हैं। और वो वाली कहावत है ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। मैन के साथ वुमेन को भी लगा लो कि प्रैक्टिस मैन मेक्स अ मैन और वुमेन परफेक्ट। तो वो वाली कहावत बिल्कुल सूट करती है आपके मैथ्स के जो न्यूमेरिकल होते हैं। तो आज की वीडियो को देखने के बाद, आज के कंसेप्ट को समझने के बाद, जो जो आपके एग्जाम में आते हैं, तो उसके बाद आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना। चाहे तो मेरे नोट्स के अंदर जो मैंने आपको क्वेश्चन आंसर करा रखे हैं, जो क्वेश्चन दिए हुए, उसके ऊपर जाकर आप लोग प्रैक्टिस करिए, या जो मैंने अपने मॉक टेस्ट आप लोगों को दे रखे हैं उसके ऊपर प्रैक्टिस करिए। ज्यादा सही रहेगा आप लोग अपना जो भी आपको सुटेबल लगे उसके ऊपर प्रैक्टिस आप लोग करिए। मॉक टेस्ट के ऊपर प्रैक्टिस करोगे आपको फायदा हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम के अंदर वहां पर आपको मोटी कॉपी नहीं मिलेगी, आपको कंप्यूटर मिलेगा, ठीक है। और वहां पर आपको एक पेज दे दिया जाएगा, एक दो आपको एक्स्ट्रा पेज दे दिए जाएंगे, वहां पर आपको रफ काम करने को मिलेगा और फिर उसके बाद आपको अपना टिक लगाने को देखने को मिलेंगे। तो प्रैक्टिस मांगता है मैथ्स के जो आपको न्यूमेरिकल होते हैं, तो ये काम आपको करना पड़ेगा। तो मैथ्स के जो आपके 15 नंबर होते हैं, यार यकीन मानना ये वाले फ्री के 15 नंबर है जो न्यूमेरिकल के आपके पूछे जाते हैं। ना तो डिफिकल्ट होते हैं और ना ही इनका जो लेवल होता है बहुत ज्यादा लेवल होता है, इनका बहुत ही आसान लेवल होता है। ये बात आप लोग मेरी यकीन करना, इससे बाहर आपकी चीजें नहीं पूछी जाती है जो मैं आपको बताने वाला हूं, जो टाइप्स आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको बता दी कि जितना प्रैक्टिस मैथ्स के अंदर करोगे उतना ही फायदा आप लोगों को होने वाला है। तो चाहे तो आपके पास अगर कुछ हो तो उसके अंदर प्रैक्टिस कर लेना, चाहे मेरे वाले मॉक टेस्ट पर आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। ये काम आप लोगों को करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं करता हूं इसकी महामैराथन क्लास के मेन मेन टाइप्स की आपकी शुरुआत। जी, मॉक टेस्ट में लैंग्वेज संस्कृत नहीं है, क्या बात कर रहे हो भाई। मॉक टेस्ट में संस्कृत लैंग्वेज दी हुई है, 120 मॉक टेस्ट टोटल है। आपकी हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, संस्कृत भी है। मॉक टेस्ट में नीचे आके देखना, संस्कृत भरी हुई है आप लोग, ठीक है। तो पूरा तो देखते नहीं हो, नीचे आके देखो, संस्कृत के बहुत सारे मॉक टेस्ट भरे हुए हैं, चेक करो आप लोग, ठीक है। भरी हुई है संस्कृत आपको, ठीक।
तो ये मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे मेरी वेबसाइट पर sachinacademy.com पर। तो वहां पर जाकर आप लोग मॉक टेस्ट को खोलना, जो भी आपका पेपर हो, पेपर फर्स्ट हो, पेपर सेकंड हो, जो भी आपकी लैंग्वेज हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, तो वो सभी आपको वहां पर अपनी लैंग्वेज देखने को मिल जाएगी। तो वहां पर जाकर आप लोग ज्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि सेम आपका पैटर्न वही है जो आपका सीबीएसई वाला पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, बट प्रैक्टिस आपको ज्यादा से ज्यादा आपको करनी है। ठीक है, चलिए अब मैं करता हूं इसकी टाइप्स की शुरुआत करता हूं और क्वेश्चन साथ के साथ आपको कराता हुआ चलता हूं। साथ में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कल मैं कराऊंगा आपको संस्कृत की मैराथन क्लास कराऊंगा आपको। ठीक है, और उसके बाद बस क्या कौन सी बचती है आपकी, एक इंग्लिश की बचती है और उसके अलावा शायद आपकी सोशल साइंस की बचती है। ठीक है, और उसके बाद मुझे फिर केबीएस वाले बच्चों की भी तैयारी करानी है, क्योंकि सीटेट वालों का मैंने कहा था बीच में मैं नहीं छोड़ूंगा बिल्कुल भी, जब तक उनकी तैयारी नहीं कराता। तो आपके एग्जाम डेट भी अब आपको जल्दी देखने को मिलने वाली है। ठीक है, एडमिट कार्ड वगैरह, तो आप लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि मेरी जो जिम्मेदारी थी वो लगभग मैंने कंप्लीट करा दिया। कुछ मैराथन बचती है और कुछ आपको इंपोर्टेंट चीज और बताऊंगा, उसके बाद फिर आप लोगों की बारी होगी अपने एग्जाम को निकालने की। देखिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके नंबर से। अब आपका जो एग्जाम पूछा जाता है बेसिकली आपका एनसीईआरटी पर बेस है, तो चीजें भी आपके एनसीईआरटी से पूछी जाती है। तो एनसीईआरटी में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं आपके नंबर्स, यानी कि आपके संख्याओं से। और जब आप लोग उनका क्वेश्चन का लेवल देखोगे, तो लेवल को देखकर उनका, अगर किसी और ने देख लिया, अगर मान लीजिए कोई एसएससी वगैरह या बैंक की तैयारी कर रहा है, वो कहेगा यार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या, वो हंसेगा क्वेश्चन का लेवल देखकर। बट क्या करे भैया, आप एग्जाम में यही पूछे जाते हैं। तो आपको नंबर्स के बारे में बस बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए। वो क्या पता होनी चाहिए कि भाई प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो भाई नेचुरल नंबर्स आपके यही होते हैं, एक से लेके इन्फिनिटी तक, यानी कि अनंत तक जो संख्या होती है वो आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 जहां तक आपकी अनंत तक आपकी संख्या है। अगला पूछ ले आपके होल नंबर्स क्या होते हैं, यानी पूर्ण संख्या कहां तक होती है, तो 0 से लेके आपकी अनंत संख्या है जो आपकी होल नंबर्स होती है। अगला पूछ ले आपसे जो आपसी सम संख्या होती है, इवन नंबर होते हैं, जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाए, 2 से कट जाए, वो आपकी सम संख्या होती है। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 जो भी कुछ हो, आपकी सम संख्या होती है। और विषम संख्या वो होती है आपकी ओड नंबर जो होती है, जो आपकी 2 से ना कटे, वो आपकी ओड नंबर होती है। मेरे ख्याल से इतनी जानकारी आप लोग जितने वीडियो देख रहे हो, मेरे ख्याल से कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसके बारे में इसको ना पता हो। ठीक, उसके अलावा जो सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वो पूछा जाता है आपके प्राइम नंबर के बारे में, अभाज्य संख्याओं के बारे में। प्राइम नंबर के बारे में सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा गया पिछली बार ऑनलाइन एग्जाम के अंदर। जो प्राइम नंबर होती है वो किसी भी आपके नंबर से डिवाइड नहीं होती, या तो खुद से होती है या 1 से होती है, वो होती है आपके प्राइम नंबर। जो प्राइम नंबर होता है उसमें सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है आपका 2 2 3 5 7 11 17 19 वगैरह, ये आपके वो प्राइम नंबर होते हैं। तो प्राइम नंबर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे, और प्राइम नंबर ही सबसे ज्यादा वैसे पूछा जाता है। उसके बाद अब आपको सारी चीजें पता ही रहती है, ओड इवन वगैरह ये सब के बारे में आपको जानकारी पता होती है। ठीक, उसके अलावा देखिए, जब इससे पहले सीटेट का एग्जाम होता था, ऑफलाइन एग्जाम होता था, या मैं कहूं जब सीटेट का इतिहास था, जब सीटेट 2011 से आपका होना स्टार्ट हुआ, तो तब उस टाइम पर आपके पूछे जाते थे आपके ये आपकी पूर्ववर्ती संख्या है, सॉरी उत्तरवर्ती संख्या है, सक्सीडर नंबर, और आपकी पूर्ववर्ती संख्या है, ये आपके उस टाइम पर आपके पूछे जाते थे। बट अब ये पूछना आपके बंद हो गए हैं, बट इनको भी पढ़ना जरूरी है, क्या पता अब आपके पूछ ली जाए। देखिए, जो आपके सक्सीडर नंबर होते हैं, यानी कि जो आपकी उत्तरवर्ती संख्या है, आपके अनुवर्ती जो संख्याएं होती है, ये होती है जो आपकी एक संख्या से नेक्स्ट जो आपकी अगली संख्या होती है, वो आपकी सक्सीडर आपकी नंबर होती है, यानी कि आपकी उत्तरवर्ती संख्या होती है। ठीक है, जिसमें हम एक नंबर जोड़कर उसको आगे की ओर काउंट करते हैं। जैसा अगर मैं पूछ लूं भाई 500 के आगे सक्सीडर नंबर आपकी क्या होगी, तो भाई 500 के आगे क्या होगी, 501 होगी। अगर मैं पूछ लूं 150 के बाद क्या होगी, तो 151 होगी। ठीक है, एक डिजिट जोड़कर, यानी जो नेक्स्ट जो अगली नंबर होगी वो आपकी अनुवर्ती संख्या, उत्तरवर्ती संख्या, यानी कि आपकी सक्सीडर नंबर आपकी होगी। अगर मैं बात करूं पूर्ववर्ती संख्या, यानी कि ठीक पहले की संख्या, तो वो होगी आपकी पूर्ववर्ती संख्या होगी आपकी। अगर मैं कहूं 500 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, तो ठीक पहले वाली संख्या आपकी पूर्ववर्ती संख्या होगी। तो 500 की ठीक पहले की संख्या क्या हो जाएगी, 499 हो जाएगी। ये भाई साहब इनको सीटेट सीबीएसई वाले इनसे नाराज हो रखे हैं, और इतने नाराज हो रखे हैं कि इनको बेदखल कर रखा है पेपर से, और अब इनके बारे में ज्यादातर नहीं पूछा जाता। ये जब 2011 की शुरुआत हुई थी सीटेट के एग्जाम की, तब इनके बारे में बहुत पूछा जाता था। बट हमारा काम है बताना, क्या पता पूछ लिया जाए। बट आपके प्राइम नंबर वगैरह आपके सीटेट के एग्जाम में सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलते हैं।
बस यही नंबर्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए और इन्हीं से आपका काम बन जाएगा आपके सीटेट के एग्जाम में। बस उसके बाद आपका बेसिक आपको कैलकुलेशन करनी है। सारा जो काम है आपके एग्जाम में वो बेसिक कैलकुलेशन का है। आपको बेसिक कैलकुलेशन आनी चाहिए और आपका काम हो जाएगा आपके सीटेट के एग्जाम में। जैसे एक क्वेश्चन मैंने सामने आपकी स्क्रीन पर लिया, भैया आप लोग आज पेन और रजिस्टर लेकर बैठ जाओ और साथ के साथ सोल्व करते जाना, तभी आज इंटरेस्ट आएगा आज की क्लास में, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज मैं कुछ आपको समझाऊंगा और आपको दिमाग लगाना है, आज साथ के साथ आपको सोल्व करना है। तो पेन कॉपी या रजिस्टर लेकर बैठ जाओ और साथ के साथ सोल्व करते जाओ, ठीक है। और मेरे से पहले ही सोल्व कर दोगे कुछ बच्चे, क्योंकि मैं थोड़ा समझाता रहूंगा। देखिए एक क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया कि मैं 5 अंकों की एक संख्या हूं, ठीक है, जो 5 से विभाजित हो जाती है। किससे? 5 से विभाजित हो जाती है। देखिए 5 से विभाजित होने का यानी डिविजिबिलिटी का जो रूल होता है, विभाज्यता का जो नियम होता है, वैसे हर संख्या के विभाज्यता के नियम होते हैं। तो 5 से जो विभाज्यता का डिविजिबिलिटी का जो नियम होता है वो ये कहता है उस संख्या की जो यूनिट डिजिट है, जो इकाई का अंक है, या तो वो 5 होना चाहिए या वो 0 होनी चाहिए। अब जैसा आपके सामने 4 संख्याएं दी हुई है ऑप्शन के रूप में, तो यहां पर जो इनका यूनिट डिजिट है तो या तो वो 5 होना चाहिए या वो 0 होना चाहिए। ये कहता है आपका 5 का विभाज्यता का आपका नियम, ठीक है। तो अगर आप लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखोगे तो भाई जो इनकी यूनिट डिजिट है, इकाई का अंक है, तो भाई वो तो चारों के अंदर 5 ही 5 दिया हुआ है। तो हमें तो या तो 5 होना चाहिए था, 0 होना चाहिए था। तो यानी कि चारों ही ऑप्शन अभी तक तो सही है। आगे बढ़ते आगे क्या कहता है कि मैं 5 अंकों की संख्या हूं जो 5 से विभाजित हो जाती हूं। तो भाई अभी तक तो चारों की चारों 5 से विभाजित हो रही है, क्योंकि 5 का विभाज्यता का नियम यही कहता है या तो 5 से डिवाइड हो 5 आना चाहिए लास्ट में, या 0 आना चाहिए। लेकिन 10 से नहीं होती, तो भाई 10 से भी नहीं हो रही क्योंकि लास्ट में 0 आना चाहिए था। उसके अलावा मेरे दहाई और हजार स्थानों के जो अंक होते हैं, कौन सा? दहाई और हजार के स्थानों के अंक। दहाई का स्थान कौन सा होता है? इकाई और दहाई, ये तो दहाई हो गया, ठीक है, ये तो इनके दहाई के अंक हो गए। और हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, ये इनके हजार के अंक हो गए, ठीक है। ये आपको शायद थोड़ा स्क्रीन पर कम दिख रहे होंगे, ये इनके हजार के अंक हो गए। मेरे दहाई और हजार स्थानों के अंक क्रम से दूसरी और तीसरी अभाज्य संख्या है। कौन सी? दूसरी और तीसरी जो आपकी प्राइम नंबर है वो है। अब देखो प्राइम नंबर मैंने आपको शुरुआत में बता दिया, जो अपनी खुद से ही अपनी कटती है और किसी से नहीं कटती है, एक से अपनी डिवाइड होती है। तो सबसे पहली जो आपकी प्राइम नंबर होती है वो कौन सी होती है? सबसे पहली प्राइम नंबर होती है आपकी दूसरी, उसके बाद आपकी तीसरी, उसके बाद आपकी 5वीं, 7वीं, 11वीं, 13वीं, 17वीं, इस तरीके से आपकी बढ़ती चली जाएगी। तो इसने कहा है दूसरी और तीसरी अभाज्य संख्या है, यानी दूसरी और तीसरी प्राइम नंबर। तो भाई पहली वाली से तो हमें मतलब नहीं है, तो दूसरी कौन सी है? दूसरी आपकी तीसरी, और तीसरी कौन सी है? तीसरी हमारी 5वीं। तो दूसरी और तीसरी अभाज्य संख्या है। तो भाई देख लो इसमें जो आपकी दहाई है, दहाई और हजार स्थानों पर आपकी 3 और 5 कौन सी आ रही है? तो देखो दहाई पर आनी चाहिए आपकी, दहाई पर आनी चाहिए आपकी तीसरी, और हजार पर आनी चाहिए आपकी 5वीं, ठीक है। तो दहाई पर पहले तीसरी देखो, तीसरी तीसरी तीसरी, ये रही आपकी दहाई पर तीसरी, और हजार पर आपकी 5वीं, तो हजार पर आपकी 5वीं ये रही। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका थर्ड आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। अब देखिए मैंने इस क्वेश्चन को बिल्कुल सोल्व नहीं करा, मैंने कोई काट छाट कुछ भी नहीं करी। मुझे जैसा जैसा एग्जामिनर ने बोलता गया वैसे वैसे मैं इसको सोल्व करता गया, ठीक है। तो यहां पर मुझे कुछ रूल पता थी, मुझे प्राइम नंबर्स के बारे में पता थे, 5 के विभाज्यता के नियम पता थे, और यहां तक मैं आगे मुझे पहुंचने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर मैं इसमें लग जाता पेपर को मैं सोल्व करने में, फिर इसको सोल्व करता, इसको इक्वेशन को निकालता, काटा पीटी करता, तो शायद मेरा आंसर गलत होने की संभावना भी थी। तो मैंने इसको ऑप्शन के थ्रू करा और मेरा आंसर जल्दी भी निकल गया। अभी तो मैं इसको आपको समझा रहा हूं, शायद मैं इसका आंसर 10 सेकंड के अंदर भी निकाल सकता था, इतनी स्पीड से, ठीक है। वो तो समझाने में टाइम लग रहा है अभी। तो आपको ऐसे क्वेश्चन को जो आपके नंबर से ऐसे पूछे जाएंगे, तो कोशिश करिए ऐसे क्वेश्चन को आपको ऑप्शन के थ्रू करना है, ठीक है। इससे आपका टाइम बचेगा और आपका आंसर भी एक्यूरेट निकलेगा। और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं। पिछले ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, ऐसे क्वेश्चन आपके भर भर के पूछे गए जो आपके नंबर से पूछे जाते हैं। तो पहली टाइप आपकी ये हो गई जो आपके नंबर से पूछी जाती है, चाहे आपके प्राइम नंबर हो, इवन नंबर हो, ऑड नंबर हो, XYZ आपके कोई भी आपके नंबर आपके पूछे जाते हो, ठीक है। तो पहली टाइप आप लोग समझ गए यहां पर। तो ये हो गई आपकी पहली टाइप हो गई जो मैंने सामने आपको बता दी। चलिए देखते हैं अब आपका अगला क्वेश्चन आपके नंबर से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये नई वैरायटी एक और सामने आपको अपनी स्क्रीन पर आ गई।
अब देखिए ये वैरायटी आपको क्या कहती है, खोलो भाई, करो सोल्व मेरे साथ में। ये वैरायटी कहती है कि बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित 7 क्रमागत संख्याएं, यहां पर 7 सीक्वेंस में आपको सम संख्याएं दे दी, यानी कि आपको इवन संख्याएं दे दी, और उनका योग यानी कि एडिशन दे दिया, आपको 98 दे दिया। तो इस क्रम की आपको तीसरी संख्या दे दी कि यहां पर आपकी तीसरी संख्या क्या होगी। तो यहां पर आपका ऑप्शन से काम नहीं चलेगा, वरना ऑप्शन से भी मैं इसको निकालता। तो यहां पर इसको चलो सोल्व करते हैं, ठीक है, चलिए भाई सोल्व करते हैं यहां पर इसको। तो यहां पर मानते हैं भाई अपना वही माना एक्स की वैल्यू करके इसको सोल्व करते हैं। तो यहां पर दिया हुआ है 7 क्रमागत सम संख्याएं, यानी 7 ऐसी संख्याएं सम संख्याएं जो क्रम से है और उनका योग दिया हुआ है। और कितना योग दिया हुआ है, 98 दिया हुआ है। तो मान लो अगर मैंने पहली संख्या x ले ली, y ले ली, कुछ भी ले ली, तो पहली संख्या मैंने ले ली यहां पर x ले ली। दूसरी संख्या क्या लूंगा मैं, दूसरी संख्या लूंगा मैं x + 2, क्योंकि यहां पर क्या है, यहां पर उसने दिया हुआ है सम संख्या, ठीक है, क्या दिया हुआ है यहां पर, सम संख्या दिया हुआ है। अगर यहां पर सम संख्या की जगह विषम संख्या दिया होता, यानी ओड नंबर दिया होता, तब मैं क्या लेता, तब मैं यहां पर लेता x + 3 लेता, ठीक है, उसके बाद x + 6 लेता, और मतलब उसके बाद वो ले लेता, क्या नाम है, सम संख्या विषम संख्या प्राइम नंबर, सॉरी प्राइम नंबर। अगर यहां प्राइम नंबर की बात आ जाती तो x + 2 लेता, x + 5 लेता, x + 7 लेता, x + 11 लेता। तो यहां पर 3 टाइप बनती है, सम संख्या, विषम संख्या, और उसके बाद आपका अभाज्य संख्या। ये 3 टाइप आपकी बनती है। कितनी, ये 3 टाइप आपकी बनती है। तो एग्जामिनर यहां पर किसी भी एक टाइप को आपको उठाकर दे सकता है। अगर यहां पर सम संख्या पूछ ले तो x + 2 + 4 6 करके कर दो। अगर आपको विषम पूछ ले तो आप विषम संख्या ले लो। अगर आपको अभाज्य संख्या आपको प्राइम नंबर दे दे तो प्राइम नंबर ले लो, ठीक है। तो सम संख्या उसने पूछी है तो भाई 7 क्रमागत सम संख्या यहां पर ले लो, x + 2, फिर उसके बाद x + 4, फिर उसके बाद x + 6, फिर उसके बाद x + 8, फिर उसके बाद x + 10। कितनी है, 7 लेनी है ना, कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6, अभी तो 6 ही हुई है, x + 12, ठीक है। और इनका योग कितना दिया हुआ है, 98 इनका योग दिया हुआ है। इनका योग कितना दिया हुआ है, 98 इनका योग दिया हुआ है। तो चलो भाई इनका योग करते हैं, कितना दिया हुआ है इनका योग, 98। तो जोड़ो इनको, कितना दिया हुआ है इनका, तो इनको जोड़ते हैं भाई, 1x 2x 3x 4x 5x 6x 7x। तो कितने x हो गए टोटल, टोटल हो गए आपके 7x प्लस, उसके अलावा यहां काउंट करते हैं 2 + 4 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 और 10 30, 30 और 12 42। कितने हो गए टोटल, 42, 42 = 98। कितना हो जाएगा, 98। सोल्व करते हैं इसको, 7x = उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 8 में से 2 गए 6, 9 में से 4 गए आपके 5। तो x = हो जाएगा 7 8 56, ये कट जाएगा डायरेक्ट, 7 8 56। तो x की वैल्यू निकल कर आ गई आपकी 8, यानी जो आपकी पहली संख्या निकल कर आई वो आ गई आपकी 8, आ गई आपकी पहली संख्या। अब देखिए यहां पर एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि पहली संख्या कौन सी होगी, दूसरी संख्या कौन सी होगी, दो संख्याओं का एडिशन क्या होगा। इस तरीके का एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछ सकता है। तो इस भाई साहब ने क्या पूछा, उसके ऊपर नजर डालते हैं। इस क्रम की तीसरी संख्या क्या होगी, तो तीसरी संख्या यहां पर पहली दूसरी तीसरी x + 4 है। कौन सी है, x + 4। x कितना निकला है हमारा 8, ठीक है, x + 4 में x कितना निकला है हमारा 8, तो 8 + 4 कितना हो जाएगा, 8 + 4 हो जाएगा हमारा 12। आंसर हमारा यहां पर, फर्स्ट आंसर हमारा यहां पर सही हो जाएगा। तो आप लोगों ने क्या चीज देखी, यहां पर वो सीक्वेंस में या तो सम संख्या पूछ लेगा, विषम संख्या पूछ लेगा, या आपसे अभाज्य संख्या पूछ लेगा। तो आपको एक सीक्वेंस में जो भी संख्या पूछे उसको सीक्वेंस में ले लेना, चाहे उसका योग पूछे घटा पूछे, और फिर बाद में उसको सोल्व करके अपना आंसर यहां पर आप लोग उसको निकाल देना, ठीक है। इस तरीके से आपको इसको सोल्व करना है। दूसरा क्वेश्चन हुआ, एक और क्वेश्चन आपके नंबर से जुड़ा हुआ, सामने आपको अपनी स्क्रीन पर आ गया। ये रहा आपका क्वेश्चन जो सामने आपके अपनी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि अंक, यहां पर आपको अंक दिए हुए 0 1 4 7, इनको बिना दोहराए यदि एक साथ प्रयोग किया जाए तो उससे बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर आपको ज्ञात करना है। अब देखो बेसिकली ये सब चीजें जो आपके एनसीईआरटी की किताबों में दी हुई है, पेपर सारा आपका एनसीईआरटी की किताबों में बनना होता है। तो एग्जामिनर के पास कोई चॉइस नहीं होती कि कहीं और से वो पेपर को उठा के दे दे, ठीक है। तो सब आपका एनसीईआरटी से आना है। तो आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन का लेवल क्या है। अब देखिए 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो कौन सी होती है,
9,999। और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? आपकी 1000 होती है। ये सभी को पता है आप लोगों को। बट उसने यहां पर एक इक्वेशन को दे दिया। क्या दे दिया? यहां पर उसने नंबर्स दे दिए, 4 नंबर, और हमको इसको रिपीट नहीं करना है नंबर्स को, और बिना इनको रिपीट करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का हमको अंतर, यानी कि हमको इनका डिफरेंस यहां पर निकालना है। ठीक, तो चलो भाई इसको निकालते हैं। कैसे निकलेगा इनका डिफरेंस? पहला इसका जो लेना है हमें, सबसे बड़ी ले लेते हैं, 4 अंकों की बड़ी संख्या। इनका यूज करके 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी यहां पर निकलेगी? देखो, सबसे बड़ा नंबर ले लो पहले, कौन सा है? 7। 7 ले लो, फिर ले लो 4, फिर ले लो 1 और 0। ये 4 अंकों की यहां पर सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या इसमें से कौन सी बनेगी? वो बनेगी आपकी 1। उसके बाद कौन सी बनेगी आपकी 4 अंकों की बड़ी संख्या? आपकी 1 के बाद बनेगी 7, 7 के बाद बनेगी 4, और फिर बनेगी आपकी 0। ठीक है, 1740। अब इसको आप लोग घटा दो। घटने के बाद देखो क्या आएगी आपकी। घटने के बाद आप, ओ सॉरी, ये तो 4 अंकों की छोटी संख्या है ना, तो इसको घटा दो आप लोग। ये तो पूरा ही कट गया यार, 7410। ठीक है, और 4 अंकों की छोटी हो जाएगी आपकी 1047। ठीक है, उल्टा उल्टा काम हो गया। 10 में से 7 गए 3, यहां हो गया, यहां बचेंगे आपके 0 0। 10 में से 4 गए आपके 6, यहां बच गए आपके 3, और उसके बाद आपके 7 में से 1 गया 6। 63 ठीक है, 63 ये आपका आंसर यहां पर आपका 16 हो गया। इस तरीके से 4 अंकों की छोटी और बड़ी संख्या का आंसर आपने यहां पर निकाल दिया। अगली टाइप सामने आपके अपनी स्क्रीन पर आ गई। पिछली बार जिन बच्चों का आपका एग्जाम था, इस टाइप ने किसी को भी निराश नहीं करा। हर शिफ्ट के अंदर आपका एक क्वेश्चन आपकी सीरीज से जरूर पूछा गया। अब मैंने ये शब्द यूज करा सीरीज, क्योंकि उस टाइम पर बच्चों ने यूज करा था। बट ये क्वेश्चन आपका सीरीज से नहीं है, रीजनिंग से नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके पैटर्न से। किससे? आपके पैटर्न से। मैं इस बात को बार बार रिपीट कर चुका हूं। आपकी एनसीईआरटी के अंदर एक आपका चैप्टर दिया हुआ है पैटर्न के नाम से। एक क्वेश्चन आपके पेडागोजी के अंदर आएगा, आपकी मैथ्स पेडागोजी के अंदर। उसको कराने का तरीका मैं आपको बता चुका हूं, वो पूरा का पूरा चैप्टर आपको समझा चुका हूं आपके पैटर्न का। और एक क्वेश्चन आपके आएगा आपके मैथ्स न्यूमेरिकल का। तो 2 क्वेश्चन आपके पैटर्न के आपको अपने एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो 2-2 लड्डू आपको देखने को मिलेंगे आपको पैटर्न के। ठीक है, एक टाइप तो आपकी पैटर्न की ये वाली बनती है, जो आपका सीरीज का ये क्वेश्चन देखने को मिला, जो सीरीज के नाम से फेमस है। और दूसरा क्वेश्चन आपको इसी तरीके का कोई ना कोई आपको पैटर्न दे दिया जाएगा। ठीक है, जैसे एक और पैटर्न दे दिया जाता है कि 1-1-1 और इस तरीके से 1-1-1। ठीक है, फिर उसके बाद एक ऐसा पैटर्न दे दिया जाएगा। ठीक है, और यहां पर कुछ भी डिजिट इसको सोल्व करके दे दी जाएगी। फिर उसके बाद ऐसे करके दे दिया जाएगा, और फिर यहां पर इसी तरीके के कुछ इक्वेशन सोल्व करके पूछा जाएगा, यहां अगला क्या आंसर इसका निकलेगा। तो आप लोग समझ रहे हो इस टाइप को। यहां पर एक पैटर्न दिया जाएगा और उस पैटर्न को सिर्फ आपको सोल्व करना है। इसके अंदर कुछ भी यूज नहीं करना, सिर्फ आपको अपने दिमाग का यूज करना है। आपका एक नंबर फ्री का, या आपका एक नंबर आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहां पर आपको एक पैटर्न दिया हुआ है, इस पैटर्न को सोल्व करिए मेरे साथ में। ये पैटर्न आपका किस प्रकार से सोल्व होगा इसको देखते हैं। तो समझ गए, रीजनिंग आपके एग्जाम में नहीं आती। ये आपके एनसीईआरटी के अंदर आपका एक चैप्टर दिया होता है आपका पैटर्न के नाम से। एक क्वेश्चन आपका पेडागोजी में आएगा, एक क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल के अंदर आएगा। जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है, इसको सोल्व करिए। देखो ये क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है, इसके अंदर सोल्व करोगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो अगला क्या आएगा? 5 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? 5 का स्क्वायर 25। तो भाई 2 ऑप्शन है यहां पर, 5 के स्क्वायर में 25 में, तो ये ऑप्शन तो आपके कट गए। अगला देखो A B C D, तो अगला क्या आएगा? E। क्या आएगा? E। तो ये ऑप्शन भी आपका कट गया। ठीक है, W X Y Z, तो W से पहले क्या आता है? V। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। तो देखिए ये होता है आपको सिलेबस की जानकारी होना। ठीक है, तो अंधाधुंध नहीं पढ़ाता मैं कभी भी। मैंने आपको ये बात रिपीट भी करी है कई बार कि मैं कभी भी कोई भी पेपर की तैयारी अंधाधुंध या अंधेरे में तीर मारकर नहीं पढ़ाता। मैं हमेशा उसको क्या है, डिटेल में एनालिसिस करता हूं। हमेशा कोई भी पेपर होता है फिर मैं बच्चों को पढ़ाता हूं। तो जो ये आपके क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ये आपके सिलेबस का आपका हिस्सा है, आपके करिकुलम का आपका हिस्सा है। ये क्वेश्चन आपके सेम आपका यही पूछ लिया कि आपका निम्नलिखित में से कौन सा आपके मैथ्स के पाठ्यक्रम का हिस्सा है। तो यहां पर आपके ऑप्शन में आपको जो आपको 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें आपका एक था अनुमान लगाना, एक था आपका पैटर्न था, एक था आपका चौपड़ के नाम से था, एक जो नेगेटिव था वो कुछ और था।
तो आप लोग समझ गए, जो पैटर्न ये आपका दिया हुआ है, ये पैटर्न आपके जो आपकी एनसीईआरटी की किताब है उसमें ये आपका चैप्टर दिया हुआ है, और आपके करिकुलम का ये आपका हिस्सा होता है, मैथ्स के करिकुलम का आपका हिस्सा होता है। इसमें सिर्फ आपको अपना दिमाग लगाना होता है, और आप लोग फ्री का 1 नंबर आप लोग लेकर चले जाओगे, 1 नहीं 2 नंबर, एक पेडागोजी में भी आएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन सामने आपको अपनी स्क्रीन पर आ गया। देखो, शुरुआत में थोड़ी मेहनत हो जाती है सिलेबस को समझने में, पैटर्न को समझने में। एक बार चीजें पता चल जाए कि पेपर कहां से आ रहा है, उसके बाद फिर दिक्कत नहीं होती। अगली चीज देखिए, अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। अभी ये जो टाइप चल रही है ना, ये क्वेश्चन चल रहे हैं, ये अभी वो चल रहे हैं जो सिर्फ आपके नंबर से पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा जो आपके 15 नंबर के जो न्यूमेरिकल आते हैं, वो सबसे ज्यादा आपके नंबर से पूछे जाते हैं, नंबर्स वाले चैप्टर से पूछे जाते हैं। क्योंकि प्राइमरी स्कूल के बच्चों को सबसे ज्यादा चीजें नंबर से, यानी संख्याओं की चीजें बताई जाती है, तो क्वेश्चन भी सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में नंबर से पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखो, जैसे सामने क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, यहां पर 2 नंबर आपको दे दिए। यहां पर क्वेश्चन पूछा गया कि इनके प्रोडक्ट में, इनके गुणनफल में दहाई अंक और इकाई अंक में, ठीक है, इनके दहाई अंक में और इकाई अंक का योगफल कितना होगा, तो बताओ इनका योगफल कितना होगा। अब देखा, कुछ बच्चे तो इनकी डायरेक्ट इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों नंबर की डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे। ये काम बिल्कुल मत करना। अब देखो मेरी बात सुनिए, क्या करना है आपको अपने टाइम को बचाने का। अगर एग्जामिनर कहे आपसे कि दहाई अंक और इकाई अंक निकालना है आपको, अगर उनका योगफल पूछे, गुना पूछे, एडिशन पूछे, मल्टीप्लाई XYZ कुछ भी पूछे, तो जो भी अगर आपसे इकाई अंक पूछे तो इकाई नंबर आपको उठाना है, अगर आपसे दहाई अंक पूछे तो दहाई अंक आपको उठाना है, अगर दोनों पूछे तो दोनों आपको उठाने हैं। इस पूरे नंबर से हमको कुछ भी लेना देना नहीं है। बेसिकली एग्जामिनर ये पूरे नंबर को इसलिए देता है ताकि बच्चे का टाइम वेस्ट खराब करवा दूं मैं, ठीक है, और टाइम हमको सेव करना है। अभी ये उसने हमसे दहाई अंक और इकाई अंक पूछे है, तो भाई हमको ये दहाई अंक और इकाई अंक लेने हैं, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है। तो इकाई अंक और दहाई अंक ये आपके दोनों के दोनों है, तो इनको उठा लो और बाकी को छोड़ दो। तो इसको उठा लो, 59 उठा लिया इकाई अंक और दहाई अंक को, और इसमें 73 को उठा लिया, और इन दोनों का क्या है, मल्टीप्लाई कर दी। इनका क्या था, गुणनफल था, तो मल्टीप्लाई कर दी। करो मेरे साथ, नो नोतिया 27 का 7 का हासिल 2, 5 तिया 15, 2 17, ठीक है। उसके अलावा 9 सते 63 का 3 हासिल 6, 7 पंजे 35 और 6 41, ठीक है। उसके अलावा 7 तिया 21 का 1, 7 तिया 21 का 1 हासिल 2, नहीं मैं कैलकुलेशन में कुछ गलती हुई है, 9 तिया 27 का 7 का हासिल 2, 5 तिया 15, 2 17, ठीक। उसके अलावा 9 सते 63 का 7 3 10, 10 की 0 आ जाएगी, ठीक। उसके अलावा 1 1 2 और 1 3, और उसके अलावा 4, ठीक। अब देखिए, ये मल्टीप्लाई करके ये हमारा यहां पर निकल गया। अब उसने हमसे क्या पूछा है, इकाई और दहाई अंक। ये रहा आपका इकाई अंक 7, और ये रहा हमारा दहाई अंक यानी कि 0, और इन दोनों का क्या पूछा है, इन दोनों का एडिशन हमसे पूछा है, तो इन दोनों को जोड़ दो। 0 और 7 जोड़ने में क्या आएगा, 7 आंसर हमारा यहां पर आ जाएगा। अगर यहां पर वो कुछ भी और नंबर आगे बढ़ा के दे दे, कुछ भी XYZ कितना भी बड़ा नंबर दे दे, अगर यूनिट नंबर पूछे, इकाई अंक पूछे, तो सिर्फ इकाई नंबर ले लो, अगर वो दहाई नंबर पूछे तो दहाई नंबर ले लो, अगर दोनों पूछे तो सिर्फ दोनों नंबर ले लो, मल्टीप्लाई कर दो, और जो भी यूनिट डिजिट पूछे या दोनों पूछे तो दोनों को निकाल दो, जो भी जोड़ घटा वो पूछे। सिर्फ इतना मतलब हमको पता होना चाहिए। इसको समझ गए आप लोग, सिर्फ टाइम वेस्ट कराना चाहता है, ये तरीका होता है इसको निकालने का, ठीक। चलिए बढ़ते आपके अगले की ओर, बढ़ते अगले क्वेश्चन के, इसके अगले टाइप के हो। देखो भाई, इतना सिंपल क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की खासियत आपको बताता हूं। यह क्वेश्चन जब आपका ऑफलाइन एग्जाम होता था, हर बार आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलता था, बट एग्जामिनर ने क्या काम करा, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज कर दिया। जब पिछली बार आपका ऑनलाइन एग्जाम आया, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज कर दिया, यहां से इसको काट दिया, इतनी चीज को उस भाई साहब ने काट दिया, सीबीएसई वाले ने, और सेम मतलब ये जो आपकी टाइप है आई सेम ही तब भी, मतलब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली आपको देखने को मिलता है, एक शिफ्ट नहीं तो दूसरी शिफ्ट में डेफिनेटली आएगा, बट इसकी लैंग्वेज को चेंज कर दिया। इतना आसान है आपका सीबीएसई वाला पेपर सेट करने वाला, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन बहुत आसान है, अब इसको करना कैसे है वो आप लोग खुद सोल्व करिए, ठीक। अब यहां पर आपको 2 नंबर कोई भी दे देगा, इसको मैं सोल्व नहीं कर रहा, इसको मैं करने का तरीका आपको बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि जोड़ घटा गुणा भाग में करने थोड़ी बैठा हुआ, अब ये तो आप लोग खुद भी कर दोगे। अब देखिए मैं आपको चीज बता रहा हूं करनी कैसी है। यहां पर आपको कोई 2 नंबर दे दिए, ये 2 नंबर आपको दे दिए।
अब एग्जामिनर हमेशा आपसे यही पूछेगा कि इसमें से क्या घटाया जाए, या इसमें से कौन सी नंबर को हम घटाया जाए कि हमको ये फलाना नंबर आपका प्राप्त हो जाए, या थोड़ी सी लैंग्वेज को घुमा फिरा के दे देगा, जैसे पिछली बार उसने अपना ऑनलाइन एग्जाम के अंदर दी। ठीक है, देखो मैसेज क्या है मेरे पास, एक सेकंड रुको भाई। सर मैं सीटेट क्वालिफाई हूँ, बट सीटेट का फॉर्म भरते समय बीएड का मार्क्स एंड परसेंटेज गलत भर गया था, क्या केवीएस में डीवे में प्रॉब्लम हो सकता है? सीटेट के मार्क्स से तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। जब आप काउंसलिंग पे जाओगे तो काउंसलिंग में बेसिकली क्या होता है, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, ठीक है, तो इंटरव्यू में आपका डॉक्यूमेंटेशन पहले हो जाता है। इंटरव्यू में सिर्फ जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं, 4 लोग वहां पर बैठे रहते हैं, तो बोर्ड मेंबर्स के पास सिर्फ आपका रिज्यूम जाता है, जो डॉक्यूमेंटेशन का काम है वो आपका पहले हो जाता है, ठीक है, तो वो सब आपका पहले हो जाता है। तो बोर्ड मेंबर सिर्फ आपका इंटरव्यू लेता है, तो वहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद जब आपका मान लीजिए सिलेक्शन हो जाता है, जॉब हो जाती है, अगर आपका कोई भी, ये तो आपकी छोटी सी दिक्कत है, अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम होती है नाम में, दिक्कत में, आपके किसी भी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, सिर्फ आपका एक एफिडेविट लगता है और आपका काम दूर हो जाता है। तो आप बिल्कुल मत घबराइए अगर आपकी कोई भी दिक्कत, कोई प्रॉब्लम होती है आपके किसी नंबर्स वगैरह में। दिक्कत जब ये आती है जब ये एकेडमिक आपके किसी आगे जुड़ती है, बट केवीएस में ये एकेडमिक आपकी जुड़ती नहीं है, ठीक है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती है, और अगर कुछ होता भी है तो एक एफिडेविट लगकर आपका काम हो जाता है, ठीक है। तो आप टेंशन मत लीजिए, बेझिझक होकर अपना केवीएस की तैयारी आप लोग करिए। मैंने कहा ना, केवीएस के लिए मैं आप लोगों की तैयारी कराऊंगा, मैं सीटेट वालों को निपटा दूं, और ये जो चीजें होती है ना, जो बच्चा कंफ्यूज होता है, ये वही चीजें बता पाता है जो इस प्रोसेस से गुजरा होता है। जैसे मैंने आपको चीजें बताई, क्योंकि मैं केवीएस का मैंने इंटरव्यू वगैरह सब दिया हुआ है, और उसके बाद बच्चों को पिछली बार चीजें बताई भी थी, एक्सपीरियंस भी है, तो उसके लिए आप लोग बेफिक्र रहना, ठीक है। तो ये बड़ी बात नहीं है कोई भी जो आप लोग ने ये चीज बताई, ठीक। आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर, आते हैं जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए आपको क्या काम करना है भाई, ये मल्टीप्लाई तो आपको करनी ही करनी पड़ेगी 2 नंबर्स की। अब इन मल्टीप्लाई को करने के बाद इसमें से क्या घटाया जाए कि जिससे ये वाला नंबर प्राप्त हो। अब बच्चे क्या काम करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद ये 4 ऑप्शन दिए हुए, इनको घटाना शुरू करते हैं, और फिर देखते हैं ये नंबर मिलता है या नहीं मिलता। इसमें देखो क्वेश्चन में करने के लिए कुछ नहीं है, इसको चौथी 5वीं क्लास का बच्चा भी कर देगा। अब इन ऑप्शन में से घटाना शुरू कर देते हैं ताकि ये नंबर मिले या ना मिले। आपको ऑप्शन में से नहीं घटाना, इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई कर दो, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आए उसमें से इसको घटा दो, उल्टा कर दो, तो आप इन 4 ऑप्शन में घटाने की प्रक्रिया से बच जाओगे, और कम से कम नहीं तो आपके 15-20 सेकंड तो जरूर आपके बचेंगे, ठीक है। तो उल्टा करना है आपको, इन ऑप्शन में से आपको नहीं घटाना, आपका आंसर आ जाएगा। तो यार अब ये मल्टीप्लाई वाला छोटा सा काम मेरे से मत करवाओ प्लीज, मुझे अगली टाइप पर बढ़ने दो, ठीक है, ये वाला काम आप लोग करने दो, ठीक है। और बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यार, बड़ा आसान क्वेश्चन है, लेकिन देखना आपका जो एग्जाम होगा उसमें भर भर के आपके क्वेश्चन पूछे गए, और सेम टाइप है आपकी ये वाली जो पूछी गई है। दोनों नंबर की मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके जो भी आपकी डिजिट आए, उस डिजिट में से जो आपको यहां पर डिजिट दिया होगा कि क्या घटाया जाए, वो घटा दो। यहां पर आपका जो भी आंसर होगा वो आपको देखने को आपको मिल जाएगा। ऑप्शन के साथ यहां पर आप लोग बिल्कुल मत जाना, ठीक। चलिए बढ़ते अब आपके अगले की ओर बढ़ते हैं, अगला आपको क्या दिया हुआ है, ठीक। नहीं भाई मैं केवीएस में टीचर नहीं हूं, मैंने तो छोड़ दिया था बहुत साल पहले, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ फॉर्मूले के ऊपर बात करते हैं, ज्योमेट्री की तरफ चलते हैं। अब देखिए ज्योमेट्री के अंदर आपके कई सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। आपका रेक्टेंगल से ऐसा हो ही नहीं सकता आपके सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन आए आपका रेक्टेंगल और आपका स्क्वायर का। कोई सा भी शिफ्ट उठा के देख लो, कोई सा भी पेपर उठा के देख लो, रेक्टेंगल और आपका स्क्वायर का क्वेश्चन आपका जरूर आपको देखने को मिलता है। क्यूब से क्वेश्चन आपका पूछ ले जाता है, और आपके एंगल से आपके क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो यार कुछ बेसिक से फॉर्मूले उनको याद कर लो, और यहां से ना क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिले मुझे बता देना, मैं कहीं नहीं जा रहा, कमेंट खोल दूंगा अगर ना देखने को मिले तो, ठीक है। बट मेरे कहने से प्लीज ये बेसिक फॉर्मूले याद कर लो, ये आपको जरूर पता होनी चाहिए, तभी आप लोग इसका आंसर निकाल पाओगे। सबसे पहले बात करता हूं मैं आपके स्क्वायर के बारे में, बात करता हूं वर्ग के बारे में बात करता हूं, जिसके बारे में आप लोगों को पता ही है, जिसकी सभी साइड आपकी क्या होती है, इक्वल होती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला, यानी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, आपका साइड का स्क्वायर होता है, ठीक है। उसके अलावा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 है, ठीक है, यानी 4 की मल्टीप्लाई साइड से कर दो, आपका पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। ये 2 अपने दिमाग में पक्के कर लो, ये आपको डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा, ठीक। उसके अलावा दूसरा होता है आपका रेक्टेंगल का, तो रेक्टेंगल के भी आप लोग एरिया और पेरीमीटर के बारे में आप लोग देखिए।
एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बारे में देखिए, रेक्टेंगल की आमने सामने की साइड इक्वल होती है, सभी को पता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुना चौड़ाई। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2l+b, ठीक है। ये आपका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है, यानी कि आयत का परिमाप होता है। एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में डेफिनेटली आएंगे और इन्हीं दो फॉर्मूले से आपका सोल्व हो जाएंगे, ये जो आपके मैंने स्क्वायर और आपके रेक्टेंगल के आपको बताए, ठीक है। इनको जरूर कर लेना। अब देखिए एक क्वेश्चन सामने आपको अपनी स्क्रीन पर आ गया, इस क्वेश्चन को भाई मेरे साथ सोल्व करो और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर निकाल दोगे। तो इस क्वेश्चन को आप लोग मेरे साथ सोल्व करिए, इसके ऊपर बढ़ते हैं, ठीक है। भाई ये कई दिनों से लाइव क्लास में इतने मैसेज कर रहे हो, यू आर मैरिड, ये आपकी शादी हो गई, भाई इसके ऊपर ध्यान लगाओ, नहीं हुई अभी शादी, ठीक है, तो इसके ऊपर ध्यान लगाओ। चलिए बढ़ते अब आपके क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसके ऊपर नजर डालते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि एक वर्ग का परिमाप आपको 48 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी एक स्क्वायर का पेरीमीटर आपको कितना दिया हुआ है, 48 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो भाई आपका स्क्वायर आपको पता ही है और इसका पेरीमीटर यानी कि इसका परिमाप आपको 48 आपको दिया हुआ है, ये बात आपकी क्लियर होगी। उसके अलावा एक आयत का परिमाप इस वर्ग के परिमाप के बराबर है, यानी जो आपका रेक्टेंगल है इसका परिमाप भी, इसका पेरीमीटर भी आपके स्क्वायर के पेरीमीटर के बराबर है, तो ये भी आपका 48 हो गया, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। आयत की जो लंबाई है, जो आयत की लेंथ है, वो आयत की चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर अधिक है, ठीक है। आयत की लंबाई आयत की चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर, अगर मान लो मैंने इसको x माना तो ये हो जाएगी आपकी x+4 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, x+4 हो जाएगी, ठीक है। तो वर्ग के तथा आयत के क्षेत्रफलों का यानी एरिया निकालना है यहां पर हम दोनों का, और इन दोनों का फिर हमको अंतर निकालना है, यानी पहले हमको जो स्क्वायर होता है, वर्ग होता है, उसका एरिया निकालना है, फिर हमें रेक्टेंगल का एरिया निकालना है और फिर उन दोनों का डिफरेंस हमको कर देना है। तो करो यार इन दोनों का, चलो मेरे साथ करते हैं, देखते हैं कौन बच्चा पहले निकालता है। देखिए पहले निकालते हैं स्क्वायर का, निकालते हैं स्क्वायर का पेरीमीटर दिया हुआ है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला बताया था मैंने 4 है, 4 × a, तो वो कितना दिया हुआ है 48, कितना दिया हुआ है 48। तो यहां पर a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 4 से काट दो इसको, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12। तो साइड कितनी निकल कर आएगी, 12 निकल कर आएगी साइड, और इसकी सभी साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर, ठीक है। कितना होता है, साइड का स्क्वायर होता है, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, कितना हो जाएगा 144। तो एरिया ऑफ स्क्वायर मेरा निकल कर आ गया 144, मेरा एरिया ऑफ स्क्वायर निकल कर आ गया। अब बढ़ता हूं मैं रेक्टेंगल की ओर, क्योंकि एक का निकल कर आ गया, दूसरे का एरिया निकालना है। रेक्टेंगल का आपका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है आपका 2l+b, कितना होता है 2l+b, और कितना दिया हुआ है ये आपका 48 दिया हुआ है, कितना 48 दिया हुआ है। तो इसको सोल्व करते हैं, 2l+b कितना दिया हुआ है, ये यहां पर इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 4 अधिक है, अगर मैंने इसको x माना तो ये थी इसकी x+4 थी, ठीक है, और ये आपका 48 दिया हुआ है। सोल्व करते हैं भाई इसको, 2 और इसके अलावा x हो जाएगा आपका 2x, और उसके अलावा ये हो जाएगा आपका 4 = 48। उसके अलावा सोल्व करते हैं, 2 दूनी 4x + 4 दूनी 8 = आपका 48, ठीक। अब उसके अलावा आपका हो जाएगा 4x = 8, उधर जाके हो जाएगा आपका माइनस का, यानी 40 हो जाएगा। तो x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, 4 से कट जाएगा सीधा, 4 एकम 4, 4 दूनी 0, 10। तो x की वैल्यू निकल कर आ गई 10, ठीक है। x कितना निकल कर आ गया, x निकल कर आ गया हमारा 10। ये x हमारा जब 10 निकल कर आ गया और ये इससे कितना ज्यादा था, 4 अधिक था, तो ये कितना हो जाएगा 10 + 4, ये हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर लेंथ और ब्रेथ कितनी आ गई, 10 और 14 आ गई। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, कितना होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो यानी 10 × 14 हो जाएगा, यानी कि आपका 140 हो जाएगा, कितना 140 हो जाएगा। देखो एरिया ऑफ स्क्वायर निकल कर आया 144, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकल कर आया 140, और इन दोनों का हमसे क्या पूछा है, इन दोनों के क्षेत्रफलों का, इन दोनों के एरिया का हमसे अंतर पूछा है। तो अगर मैं 144 में से 140 घटा दूंगा तो क्या बचेगा, 4 बचेगा भाई। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट आंसर यहां पर मेरा सही हो जाएगा। देखो क्वेश्चन में करने के लिए कुछ भी नहीं था भाई,
सिर्फ मैंने आपको बेसिक फॉर्मूले बताए, स्क्वायर का फॉर्मूला बताया, पेरीमीटर का बताया, एरिया का बताया, फिर मैंने आपको रेक्टेंगल का बताया, पेरीमीटर का बताया, एरिया का बताया, और फिर मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। बाकी इसमें करने के लिए ऐसा कुछ भी जादुई करिश्मा मैंने नहीं करा है, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन था, इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है। उसके अलावा कुछ क्वेश्चन आपके रेक्टेंगल के स्क्वायर से, इन्हीं से संबंधित कुछ और आपको घुमा फिरा के देता है, तो वो भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बार बार मैं आपको एक ही बात रिपीट कर रहा हूं कि मैं आपको 200-300 एक वीडियो के अंदर नहीं करा सकता, मैं आपको सारी वो टाइप्स कराता जा रहा हूं जो आपके एग्जाम में आपको पूछी जाती है। बस उसके बाद आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना जितना हो सके। आप लोगों को नोट्स के अंदर जो क्वेश्चन दे रखे उनकी प्रैक्टिस करिए, मॉक टेस्ट के ऊपर क्वेश्चन दे रखे या उनकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो प्रैक्टिस मांगता है मैथ्स के जो न्यूमेरिकल जो होता है वो प्रैक्टिस मांगता है, ठीक है। तो प्रैक्टिस आप लोग ज्यादा से ज्यादा उनकी आप लोगों को करनी है। आप लोगों का इतना ही निकला है ना आंसर? हाँ, मॉक टेस्ट में बनाए हो, ठीक है भाई, बनाओ मॉक टेस्ट के अंदर जितना हो सके। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट की ओर, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगली एक और टाइप इसी की रहेगी, आपके क्यूब से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। स्क्वायर बता दिया, रेक्टेंगल बता दिया, क्यूब के ऊपर एक बार नजर डालते हैं। क्यूब का फॉर्मूला सिंपल आपको ध्यान रखना है, वॉल्यूम रखना है क्यूब का, जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है साइड की क्यूब होती है, और इसका सरफेस एरिया का आपको फॉर्मूला याद करना है 6a² होता है, ठीक है। ये दो फॉर्मूले से आपको क्यूब के जो क्वेश्चन होते हैं उसको आप लोग निकाल जाओगे, ठीक। ये बेसिकली मोटी मोटी ये आपकी टाइप आपके एग्जाम में आपको पूछी जाती है, ठीक है। तो आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपको ध्यान रखना है और सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। तो इससे संबंधित भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं क्या आपको दिया हुआ है, उसके ऊपर फिर मैं अगली टाइप के ऊपर आपका बढ़ूंगा। देखिए क्वेश्चन सामने आपको अपनी स्क्रीन पर दिया हुआ है। एक क्यूब यानी घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है। अगर घन की भुजा को क्यूब की साइड को दुगुना कर दिया जाए तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि इसका आपका सरफेस एरिया आपका, ठीक है, वो कितना हो जाएगा। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको? सरफेस एरिया यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको 6a² बताया था। कितना बताया था मैंने आपको? 6a² बताया था। इसने कहा एक घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है और अगर मैं उसको डबल कर दूं तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। यानी सबसे पहले साइड कितनी है? सबसे पहले साइड थी 5 सेंटीमीटर, यानी कि वैल्यू रखता हूं मैं पहले 6 और साइड कितनी है 5, तो 5a² थी। अगर इसकी साइड को डबल कर दूं यानी कि 5 की जगह कितना कर दूं इसको, अगर मैं इसको डबल कर दूं यानी कि 10 कर दूं, तो ये जो सरफेस एरिया है वो कितने गुना हो जाएगा वो आपको बताना है। तो देखो 6 इंटू 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 5 पंजे 25, ठीक है। उसके अलावा 6 मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, ठीक। 25 चिका 150 इजिकल टू 100 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे 600, तो कितना गुना हो गया 150 चौका 600, तो ये हो गया आपका 4 गुना हो गया, ठीक है। 15 चौका 60 भी ऐसे भी कर सकते हो, 150 का 4 गुना आपका 600 हो गया, ठीक है। तो आंसर आपका फोर्थ आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। तो बिना फॉर्मूले के इन क्वेश्चन को आप लोग सोल्व नहीं कर पाओगे, इसलिए मैंने आपको शुरुआत में बेसिक फॉर्मूले बताए और उसके बाद आपको ये क्वेश्चन मैं आपको कराता जा रहा हूं, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आपके और कुछ फॉर्मूले के बारे में, इनके ऊपर भी एक एक करके नजर डाल लेते हैं। अब बढ़ते हैं आपके एंगल्स के बारे में, आपके कोण के बारे में। तो कोण यानी एंगल के बारे में एक एक करके मैं नजर डाल लेता हूं, इनके ऊपर पढ़ते हैं एक एक करके, ठीक है जी। बहुत बढ़िया भाई, सही चल रहे हो आप लोग। 125 600 नहीं, 150 600 आएगा। देखिए इसके ऊपर एक बार नजर डालते हैं। देखिए इन एंगल्स के बारे में, कोण के बारे में आपको पता होगा। आपका एक्यूट एंगल यानी कि जो आपका न्यून कोण होता है, न्यून कोण होता है आपका जो 90 डिग्री से आपका जो कम होता है वो आपका न्यून कोण होता है, ठीक है। या 0 से 90 डिग्री के बीच में आप लोग भी इसे कह सकते हो, ठीक है। यानी 90 डिग्री से कम के जो आपके जितने भी एंगल होते हैं वो आपके न्यून कोण होते हैं, ठीक है। उसके अलावा राइट एंगल के बारे में आप लोगों को पता होगा, जो आपका समकोण होता है 90 डिग्री का जो आपका एंगल होता है वो आपका ये आपका सॉरी समकोण होता है, राइट एंगल होता है। ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है आपका वो एंगल होता है आपका जो आपका 90 डिग्री और 80 डिग्री के बीच में होता है आपका, वो होता है आपका ऑब्ट्यूज एंगल होता है, अधिक कोण होता है आपका। उसके अलावा अगले एंगल के बारे में देखिए, स्ट्रेट एंगल आप सभी को पता है आपका 180 डिग्री का आपका एंगल आपका स्ट्रेट एंगल होता है। उसके अलावा दो एंगल के ऊपर एक बार नजर डालिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और आपके सप्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपके वो एंगल होते हैं जिन दो एंगल को जोड़कर उनका योग अगर 90 डिग्री बैठता है, ठीक है।
तो वो होते हैं आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, जिनका दो एंगल का योग आपका 90 डिग्री होता है। जैसे मान लो अगर 62 आपका है, तो अगर मैं इसमें 28 जोड़ दूं तो कितना बैठेगा, इनका 90 डिग्री बैठेगा। ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। उसके अलावा सप्लीमेंट्री एंगल जो आपके होते हैं, संपूरक जो आपके कोण होते हैं, जब दो एंगल का योग आपका 180 डिग्री बैठता है। कितना, 180 डिग्री बैठता है। जैसे 120 और 60 को जोड़ दी जाए तो आपका 180 डिग्री बैठेगा। ये आपका सप्लीमेंट्री एंगल हो गया। ठीक है, तो ये कुछ एंगल्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी थी, जो आपको आई थिंक पता ही होगी। नहीं पता होगी तो अब आप लोगों को पता चल गई होगी। अब देखिए, एंगल से संबंधित, कोण से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। जैसा एक क्वेश्चन ये सामने आपको अपनी स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है, तो इसके ऊपर एक एक करके अब नजर डाल लेते हैं। ठीक है भाई, मॉक टेस्ट में 120 मॉक टेस्ट है टोटल। ठीक, अब इसके ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि त्रिभुज के कोणों का अनुपात, यानी जो आपके ट्राइंगल है, इनके एंगल्स का यहां पर आपको अनुपात दे दिया, रेशियो दे दिया 4:5:6। तो उसके कोणों का मान कितना होगा? अब बताओ भाई, कोणों का मान कितना होगा? तो त्रिभुज के तीनों कोणों का आपका योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है आपका 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहां पर जो रेशियो दी हुई है 4, 5 और 6 की रेशियो दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए, इसको मान एंगल्स को जोड़ लेते हैं एक्स के अकॉर्डिंग। तो इसको मान लेते हैं हम 4x, 5x, 6x, और कितना होता है टोटल योग? 180 डिग्री होता है। ठीक, तो जोड़ लो भाई, 4x में 5x जोड़े 9x, 9x और 6x 15x इजिकल टू 180 डिग्री। कितनी आ जाएगी एक्स की वैल्यू? 15 कम 15, 3 0, 15 दूनी 30। एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 12। ठीक, अब 12 में पहला एंगल कितना हो जाएगा? 12 की 4 से करो, 12 चौक 48 डिग्री हो जाएगा, 12 पंजे 60 हो जाएगा, और 12 चिक आपका 72 हो जाएगा। ठीक है, 48, 60 और 72 कहां पर है? 48, 60, 72। थर्ड आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। बस कुछ भी नहीं था करने के लिए, सिंपल ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको आते हैं, आपके एंगल यानी कोण से संबंधित। ये हो गए आपके बेसिक फॉर्मूले, मैंने आपको बताया बेसिक फॉर्मूले। इसके बाद मैंने आपको क्वेश्चन आंसर यहां पर मैंने आपको फिर आपको प्रैक्टिस कराए। ठीक, अब देखिए, एक और क्वेश्चन, एक और फॉर्मूला आपको देखने को मिलता है, बड़ा फेमस ये आपका क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और ये जो आपकी वैरायटी होती है, ये होती है आपकी भाज्य आपको पूछने की। ठीक है, या तो कभी भाज्य पूछ लेगा, भाजक पूछ लेगा, भागफल भी आपको पूछ लेगा। तो ये वैरायटी आपके एग्जाम में देखने को मिलती है। रुक जा, मैं देखता हूं, रहने दे, मेरे पास नहीं आया, देख। राजन ले लिया भाई आपका नाम। ठीक है, पैसे भेजे आपने नाम लेने के लिए, ले दिया अपना आपका नाम। देखिए, ये वैरायटी आपकी पूछी जाती है, भाज्य पूछ लेगा, भाजक पूछ लेगा, भागफल पूछ लेगा। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला ये होता है, और ये फॉर्मूला आपको याद करना आपको जरूरी है। इस फॉर्मूले से आपका जो क्वेश्चन होता है बहुत जल्दी आपको निकलता है और सटीक निकलता है। आपको फॉर्मूला होता है आपका डिविडेंड निकालने का, भाज्य निकालने का। तो भाज्य निकालने का फॉर्मूला होता है आपका भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, डिविडेंड का निकालने का होता है डिविजर की आपको क्वेश्चन में मल्टीप्लाई कर देनी है, और उसमें जो आपका रिमाइंडर आता है वो उसको जोड़ देना है। इसको बैठा लो अपने माइंड के अंदर इस फॉर्मूले को, और इससे आपका जो क्वेश्चन होता है वो सोल्व होता है, आपका चला जाता है। ठीक है, तो ये अगली वैरायटी होगी जो सामने आपको अपनी स्क्रीन पर आपको देखने को आपको मिल रही है। अब देखिए, क्वेश्चन कैसा आता है आपके सामने, उस क्वेश्चन के ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं। मैंने कहा ना, जितनी जितनी वैरायटी के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, वो सभी वैरायटी लगभग आज आपकी वीडियो के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। क्वेश्चन आ गया है, इसके ऊपर एक बार नजर डालते हैं कि एक विभाजन के प्रश्न में, एक डिवीजन के क्वेश्चन में जो भाजक होता है वो भागफल का 6 गुना है। तो हमें क्या पता भाई भाजक कितना है, भागफल कितना है, और शेषफल का 2 गुना है। हमें शेषफल भी नहीं पता। यदि शेषफल 6 है, अब पता है हमें शेषफल 6 है, तो संख्या क्या होगी, संख्या के बारे में निकालना है। तो भाई निकालो, फॉर्मूले को पुटअप करके निकालो। तो मैंने क्या फॉर्मूला बताया था आपका? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, यानी कि आपका जो रिमाइंडर होता है। ठीक है, अब सोल्व करते जाओ एक एक करके, इसमें जो जो बात ये कह रहा है। ठीक, इसमें हमें एक चीज दे दी इसने, रिमाइंडर दे दिया, यानी कि जो आपका शेषफल होता है वो दे दिया 6 है। तो रिमाइंडर इसने कितना दे दिया? हमें 6 दे दिया इसने, शेषफल को हमको दे दिया 6। ठीक, तो 6 लिख लिया हमने, ये दे दिया इसने हमें। इसने कहा है कि जो भाजक है वो भागफल का 6 गुना है,
और शेषफल का दुगुना है, यानी जो भाजक है वो शेषफल का कितना है, दुगुना है। अगर शेषफल 6 है तो इसका दुगुना कितना हो जाएगा, इसका दुगुना आपका 12 हो जाएगा। उसके अलावा जो भाजक है वो भागफल का 6 गुना है, तो भागफल का हमें पता नहीं है, इसका 6 गुना, मतलब कहने का मतलब है अगर ये 2 है तो इसका 6 गुना कितना होगा, 12 होगा। यही तो कहने का मतलब ये कहना चाहता है। ठीक है, अब यहां पर इक्वेशन सही बन गई कि जो भाजक है, ये जो भाजक है वो भागफल का 6 गुना है। अगर भागफल 2 है तो इसका 6 गुना 12 हो जाएगा, और शेषफल का दुगुना है, और शेषफल अगर 6 है तो इसका 2 गुना है। ठीक है, तो संख्या क्या है, अब आप लोग संख्या को निकाल सकते हो। तो 12 की मल्टीप्लाई करनी है आपको 2 से, और प्लस इसमें 6 को ऐड कर देना है। 12 दूनी 24, और 24 में 6 जोड़ दिए 30, और 30 ये आपका आंसर यहां पर निकल कर आ जाएगा। 30 यहां पर आंसर आ गया। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को भाई आप लोग नजर डाल लो, और बड़ा महत्वपूर्ण ये फॉर्मूला है जो आपको अपने एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला आप लोगों के लिए। ठीक है, तो इसके ऊपर एक बार नजर डाल लो। रुक जा, मैं देखता हूं मेरे कमेंट बॉक्स में शो कर। थैंक यू सर, आप हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हो। अमरजीत चौधरी, थैंक यू भाई अमरजीत। देखो मैराथन मैंने लगभग सारी आपकी कवर करा दी है। संस्कृत बचती है, इंग्लिश बचती है, और सोशल साइंस बचती है। ठीक है, वरना सभी कवर करा दिया। और आप लोग देख भी सकते हो गला वाला, गर्दन कमर सब जा चुकी है मेरी लेकिन कवर कराऊंगा मैं पूरी की पूरी। और उसके अलावा केवीएस बच्चे वाले बच्चे बहुत गालियां दे रहे हैं कि हमारा कब कराओगे, हमारा कब कराओगे। तो केवीएस वाले बच्चे बहुत गाली दे रहे हैं भाई, उनकी भी गलती नहीं है भाई, उनको भी कराना पड़ेगा। लेकिन एक बात बताओ यार, अगर सीटेट वाले बच्चों का अब मैं यहां पर छोड़ दूं और केवीएस वालों के साथ लग जाऊं, और मान लो केवीएस का, अगर केवीएस वाले बच्चों को बीच में छोड़ दूं और जब उनका एग्जाम आए और किसी और एग्जाम में लग जाऊं, तो ऐसी फितरत सही रहती है आदमी की? नहीं रहती भाई सही। तो थोड़ा सा टाइम दो, सीटेट वालों का निकाल दो, ये तो कोई बड़ा एग्जाम भी नहीं है सीटेट का, इनको एक बार निकाल दो, फिर अपना पूरा मन से आप लोगों के साथ लगूंगा। ठीक है, फिर मैं भी फ्री हो जाऊंगा, पूरा मन से लगूंगा, क्योंकि फिर मेरे पास ज्यादा कुछ करने के लिए रहेगा नहीं सीटेट में। ये अपना बच्चे अपनी जो जो इनकी शिफ्ट रहेगी अपना ही देते जाएंगे एग्जाम को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आपके। लेकिन काफी केवीएस वाले बच्चों को पता है कि फ्री होने के बाद फिर ये लगने वाले हैं। ठीक है, लेकिन बच्चों की डिमांड बहुत ज्यादा रहती है ना कि सर आप आइए, अभी आपसे ही करना है सब चीजें। ठीक, अगली टाइप आती है आपकी मेजरमेंट, यानी मापन की। भाई ऐसा हो ही नहीं सकता आपके सीटेट के एग्जाम में मापन का क्वेश्चन आपको देखने को ना मिले। पानी की बोतल दे। आपका मेजरमेंट का यानी कि मापन का क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना देखने को मिले, तो आपका मापन का क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा, और डेफिनेटली आएगा। अब यार मापन की एक ट्रिक होती है, इस ट्रिक को आप लोग देख लेना, कई बार पहले भी मैं इस ट्रिक को आपको बता चुका हूं। अब आपको ट्रिक जो आपको देखने को मिलेगी, इस ट्रिक को आप लोग या तो याद कर लेना या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब देखिए एग्जामिनर क्या होता है, कभी आपको किलो लीटर को लीटर में चेंज करने के लिए दे देगा, लीटर को किलो में चेंज करने के लिए दे देगा। तो इस तरीके से वो क्या काम करता है, मेजर करवाता है चीजों को। ठीक है, मेजरमेंट कराने के लिए देता है। अब देखिए ट्रिक आपको क्या यूज करनी है। देखिए इसमें ट्रिक यूज होती है भाग मिल्खा सिंह भाग वाली ट्रिक होती है, जो हमारे बीच में नहीं रहे, एक बहुत बड़ी जो है पर्सनैलिटी थे, तो हमारे बीच में नहीं रहे। देखिए ये इस तरीके से आपको एक टेबल दिख रही है। ठीक है, ये इसी तरीके से रहेंगे बीच में लीटर, मीटर और ग्राम के लिए। अब यहां पर जो चीजें लिखी हुई है, इन सभी के बीच में आपका 10 का डिफरेंस होता है। कितना? 10 का डिफरेंस इन सभी के बीच में आपको रखना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं। उसके अलावा जब मिल्खा सिंह जी भागते हुए जाते इधर को, तो आपको क्या काम करनी है, भाग करनी है। मतलब जब इधर से आपको जाना है तो आपको भाग करनी है। ठीक है, जब इधर से आपको जाना है तो आपको भाग करनी है, डिवाइड करना है। और जब मिल्खा सिंह जी वापिस आते हैं तो आपको क्या काम करनी है, वापस आते हुए गुनगुनाते हुए आते हैं तो आपको गुना करनी है, यानी वापस आओगे तो आपको गुना करनी है, यानी कि आपको मल्टीप्लाई करनी है। ये ट्रिक का आपको यूज करना है। अब देखो वो कैसे यूज करना है वो आपको बताता हूं। जैसे आपको पहले इधर से भाग करना है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1 मिलीलीटर में या 1 मिलीग्राम में कितने सेंटीग्राम होते हैं, कितने सेंटीलीटर होते हैं, कुछ भी आपसे पूछ ले, तो यहां पर कितने का डिफरेंस होता है, 10 का डिफरेंस होता है। तो 1 मिलीलीटर में कितने सेंटीलीटर होते हैं अगर आपसे पूछ लिए तो कितने का डिफरेंस होता है, 10 का। और इधर क्या करनी है, आपको भाग करनी है, तो हो जाएगा 1/10 होते हैं। या फिर आप लोग लिख सकते हो 0.1 भी आप लोग इसको लिख सकते हो। अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि 1 किलो लीटर में कितने लीटर होते हैं, तो भैया कितना का डिफरेंस है, 10 का। फिर यह कितने का डिफरेंस है, 10 का। और यह कितने का डिफरेंस है, 10 का। तो 10 और 10 और 10 यानी ये हो गया आपका 1000 का। ठीक है, कितने का हो गया, 1000 का। और इधर आते वक्त क्या काम करते हैं, गुनगुनाते हुए आते हैं।
तो 1 किलो लीटर में कितने लीटर होते हैं? 1000 लीटर होते हैं। कितने? 1000 लीटर होते हैं। ठीक है, चाहे 1 किलो लीटर की बात हो या 1 किलोमीटर की बात हो, चाहे 1 किलोग्राम की बात हो। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? तो आपके होते हैं 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इस टेबल को आपको यूज करना है और एक नंबर आपको पक्का करना है। ये आपको मेजरमेंट वाले इस टॉपिक से। देखिए एक क्वेश्चन सामने मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं, जो आपको क्वेश्चन आपको जिस तरीके का आपको एग्जाम में आपको देखने को मिलता है, ये क्वेश्चन सामने आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है। देखिए क्वेश्चन यहां पर दे दिया आपको कि एक जो मीटर होता है वो 1 किलोमीटर का शतांश है, यानी 100वां हिस्सा है, यानी कि 100th है। ठीक, 1 मीटर 1 किलोमीटर का। तो देखते हैं भाई 1 मीटर 1 किलोमीटर का। देखिए 1 मीटर 1 किलोमीटर का, देखो ये रहा आपका मीटर और ये रहा आपका किलोमीटर। ठीक, अब 1 मीटर 1 किलोमीटर का 100वां हिस्सा है। तो भाई ये 100वां तो है नहीं, इनके बीच में 10 का हिस्सा है, फिर 100 का है, फिर 1000 का है। तो 1000वां हिस्सा है भाई, 100वां हिस्सा नहीं है। कितना हिस्सा है? 1000वां हिस्सा है, 100वां हिस्सा नहीं है। कितना है? 100 नहीं है, 1000 है। क्या होना चाहिए था यहां पर? 100 नहीं होना चाहिए था, 1000 होना चाहिए था। कितना होना चाहिए? 1000 होना चाहिए था। तो ये ऑप्शन क्या हो गया? ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। ठीक है, क्या होना चाहिए था यहां पर? 1000 आपका होना चाहिए था। अगला पॉइंट लिखा हुआ है आपसे, 1 लाख जो है वो कितने के बराबर है? 100,000 के। मैं 1 लाख लिख लेता हूं। 1 लाख में कितनी जीरो होती है? 5 जीरो होती है। कितनी? 5 जीरो होती है। 1 लाख किसके बराबर है? 100,000 के। किसके? एक तो 100 के और किसके? एक तो 100 के और 1000 के। तो एक तो 100 के बराबर होती है 1000 के। तो देखो 2 जीरो ये हो गई, 3 जीरो होगी, तो 5 जीरो इधर है, 5 जीरो इधर है, तो ये इसके बराबर है। तो सेकंड ऑप्शन यहां पर आपका सही हो जाएगा। एक गलत एक सही हो गया। आगे देखते हैं, 1 मिलीलीटर। अच्छा एक चीज और देख लो, एक गहरा राज आपको बताता हूं। सबसे ज्यादा मेजरमेंट का जो आपका क्वेश्चन आएगा, ध्यान से सुनो मेरी बात, ठीक है, गहरी बात आपको बता रहा हूं। सबसे ज्यादा सीटेट में जो आज तक का इतिहास है, जितना भी आज तक सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, वो आपका मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने का आया। ये मैंने आपको सीटेट का मेजरमेंट का रहस्य आपको बता दिया। सबसे ज्यादा जो आप आज तक आपका पूछा गया, ये रिकॉर्ड है, मतलब कि लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करो या मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करो। ये आज तक का सीटेट का इतिहास है। अगर मेजरमेंट का क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपका पूछा गया है, 90 to 95% आपका जो पूछा गया वो मिलीलीटर और लीटर को पूछा गया, कि लीटर को मिलीलीटर में करो और मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करो। ये बात आपको ध्यान रखनी है और यही मैक्सिमम आपका पूछा जाता है। ये राज की बात है जो मैंने आपको बता दी, अपने अनुभव से बता दी। ठीक है, तो यहां पर आपका देखिए क्या दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करते हैं भाई। ये क्या दिया हुआ है? यहां पर दिया हुआ है आपका कि 1 मिलीलीटर 1 लीटर का शतांश है। तो देखो भाई 1 लीटर का शतांश यानी 100वां हिस्सा है। तो यार 100वां हिस्सा थोड़ी है, 1 मिलीलीटर 1 लीटर का 100वां हिस्सा है। देखो 1 मिलीलीटर का है मिलीलीटर, ये रहा। तो ये 1 लीटर का 100वां हिस्सा थोड़ी है, इनके बीच में 10, 100 और 1000, तो 100वां हिस्सा थोड़ी है, 1000वां हिस्सा है। कौन सा हिस्सा है? आपका 1000वां हिस्सा है। तो ये पॉइंट आपका गलत हो गया। तो आपको ध्यान रखना है कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है 1 लीटर में आपके 1000 मिलीलीटर होते हैं। कितने? आपके 1000 मिलीलीटर होते हैं। अगर ये चैप्टर आपको पूरा नहीं पढ़ना, पूरा नहीं समझना, इसको भी अगर आपने कर लिया लास्ट के टाइम पे, ये सिर्फ उनको बता रहा हूं जो लास्ट के टाइम पे कॉपी किताब खोलते हैं, इससे आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो आपका 100वां हिस्सा नहीं होता भाई, आपका 1000वां हिस्सा होता है। तो यानी कि ये ऑप्शन इसने गलत दे दिया, क्योंकि इन दोनों भाइयों ने जो ऑप्शन दिए भाई साहब ने, कहा गया भाई आपका यहां पर ये 100 यानी शतांश नहीं देना चाहिए था, इनको दोनों को यहां पर 1000 देना चाहिए था, यानी ये दोनों ऑप्शन आपके गलत हो गए। अगला देखता है कि 1 करोड़ बराबर है। 1 करोड़ किसके बराबर है? 1 करोड़ में कितनी जीरो होती है? 7 जीरो होती है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो होती है ना भाई आपकी, गिन के देखना कितनी है। और वो किसके बराबर है? 100 लाख के। किसके? 100 लाख के। लाख में कितनी जीरो होती है? 5 जीरो होती है, गिन के देखना। 100 लाख के, तो 100 लाख 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है। 5 जीरो यहां आ गई, 2 जीरो यहां पर होगी। तो भाई ये दोनों तो सही है आपके और ये दोनों आपके गलत है। तो यहां पर क्या दिया हुआ है आपका कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो भाई ये आपके सही है और ये आपके गलत है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपका मेजरमेंट का आपको पूछा जाता है। ठीक है, इसको इजीली आप लोग सोल्व कर सकते हो। बस कुछ नहीं, आपको ये मेजरमेंट के आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि लीटर को इसमें
मिलीलीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या फिर इसको किलोग्राम को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आपका ज्यादा ही टफ क्वेश्चन आपका नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसको आप लोग कर लेना, 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में ये आपको देखने को मिलता है। ये टाइप आपकी खत्म हो गई। चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट टाइप की ओर, जो सामने आपको दी हुई है, इसके ऊपर एक बार नजर डालते हैं। फ्री का नंबर है ये, ठीक है। और मैंने कहा ना बच्चे पता नहीं इससे क्यों छोड़ छोड़ के भागते हैं यार, इतनी आसान मैथ्स पूछी जाती है, क्यों भागते हैं। मैसेज आया कोई? अच्छा कम टाइम में भाई, फिर आप एक काम करो, आप मैराथन क्लास को देख लो, इनसे भी आपका हो जाएगा, ठीक है। इनको देख लो, लेकिन मैथ्स के अंदर न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लो। बाकी मैराथन क्लास देख लो, सीडीपी की देख लो, ईवीएस वगैरह देख लो, मैथ्स की जो पैडागोजी है उसको देख लो, ठीक है, अगर बिल्कुल ही कम टाइम में आपको देखना है। दो और कितने भेजे भाई, अगला देखो। मैं करा दूंगा इंग्लिश पैडागोजी आपके लिए, और हिंदी की जो मैंने करा रखी है सेम ही आएगी। अब देखना कल संस्कृत की मैराथन क्लास आएगी, अब बच्चों को लगेगा हिंदी वाली करा रहे हैं, क्योंकि आती सेम है हिंदी वाली, बस संस्कृत की टर्म आपको देखने को मिलेगी। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, XYZ कोई भी आपकी लैंग्वेज हो, उनमें अंतर ही देखने को नहीं मिलता, सेम टॉपिक आपके होते हैं, ठीक है। अगले की ओर बढ़ते हैं भाई। एक क्वेश्चन आपका एलसीएम और एचसीएफ से आपका पूछा जाता है, तो अगली टाइप आ गई आपकी एलसीएम और एचसीएफ वाली, आपकी अगली टाइप आ गई। तो इसके ऊपर एक बार नजर डालते हैं। देखिए यहां पर कोई भी आपको नंबर दे देगा, और यहां से आपसे पूछ लेगा कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपसे पूछ लेगा, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या फिर आपसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछ लेगा, या फिर अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो सीधा आपसे पूछ लेगा कि इनका एलसीएम क्या होगा, इनका एचसीएफ क्या होगा। तो ये भी आपसे एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो दोनों में से कुछ भी आपसे पूछ सकता है। तो भाई निकालते हैं आपसे, आपके थ्रू इनका आंसर। जब भी आपसे एग्जामिनर पूछे कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, किन्हीं भी नंबर का आपसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल पूछे, तो जो भी नंबर आपको दिए वो, तो उन नंबर का आपको निकालना है हमेशा एलसीएम। क्या निकालना है? हमेशा उनका एलसीएम आपको निकालना है। और जब कभी भी आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछे, तो जो भी नंबर आपको दिए हो, तो उनका आपको हमेशा निकालना है, आपको एचसीएफ निकालना है, ठीक है। लीस्ट कॉमन में एलसीएम और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में आपको एचसीएफ उनका आपको निकालना है, ठीक। तो चलो भाई निकालते हैं इनका एलसीएम और इनका एचसीएफ। तो चलो सोल्व करते हैं। 36, 54 और आपका 60। तो सबसे पहले इनका एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकालते हैं, 2 से सोल्व कर लो, करो। 2 18 दूनी 36 और 2 दूनी 4 27, 2 7 14, 27 दूनी 54, 2 तिया 6, ठीक है। उसके अलावा आगे करो, 2 नम 18, 27 और 15। आगे देखो अब किससे कट जाएगा, 3 से, 3 तिया 9, 3 नम 27, 3 पंजे 15। यार आगे करो या तुम ही कर लोगे इसको। 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 5। देखो 5 तिया 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60, 60 तिया 180, 180 तिया 540, ठीक है। तो एलसीएम आ गया मेरा 540। कितना आ गया भाई? एलसीएम आ गया मेरा 540, मेरा आ गया यहां पर एलसीएम आ गया, यानी कि इन नंबर्स का यहां पर लीस्ट कॉमन मल्टीपल उसने पूछा था, तो मेरा 540 आ गया। पता नहीं क्या क्या करवा रहे हो आज। अगर कोई आपके घर में छोटा बच्चा भी आज वीडियो देख रहा होगा ना, तो वो भी समझ जाएगा। अगर तुम नहीं समझे ना आज तो समझ जाना लेवल बहुत बेकार हो रखा है, ठीक है। तो समझ गए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल मेरा आया, तो मेरा आ गया एलसीएम 540। अब उसने पूछा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब भी निकालते हैं, तो ऐसा एक बड़े से बड़ा नंबर ले लो जो इन नंबर्स को पूरे को काट जाए। तो ऐसा एक कोई भी नंबर ले लो, तो ऐसा नंबर ले लो जो 36, 54 और 60 को तीनों को पूरा काट जाए, ऐसा कोई भी एक बड़ा नंबर ले लो। तो बताओ कौन सा नंबर होगा? वो नंबर होगा आपका 6 हो जाएगा। 6 चंग 36, 6 नम 54, 6 दाई 60 हो जाएगा। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका? एचसीएफ हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो इन दोनों का क्या पूछा है? जोड़ घटा क्या पूछा है भाई? दोनों का पूछा है आपसे, अंतर पूछा है। तो दोनों का अंतर क्या हो जाएगा? 540 में से 6 जाएंगे, क्या बचेंगे? 534। आंसर आपका, फर्स्ट आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई आपकी अगली टाइप होगी, जो मैंने सामने आपको अपनी स्क्रीन पर बता दी। बढ़ते अब आपके अगली टाइप की ओर, तब तक मैं थोड़ा पानी भी पी लेता हूं, ठीक है जी। वेरी गुड, साथ के साथ सही चल रहे हो। हम्म। सर सुपर टेट आने वाला है, उसकी भी प्रिपरेशन करवाओगे आप? कल नोटिफिकेशन जारी किया है, पता नहीं भाई, मेरी अभी
जानकारी में नहीं है। अभी देखूंगा, मैंने अभी चेक नहीं करा। देखो अगली टाइप के ऊपर बात करते हैं, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। ठीक, देखो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू आपकी ऐसी टाइप थी, ये सीबीएसई वालों को कह देती थी कि भाई अगर हमें पेपर में नहीं डाला तो हमारे बिना मैथ्स कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है, आपका लगभग हर शिफ्ट के अंदर आपका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पूछा जाता था। पिछली बार आपके ऑनलाइन एग्जाम में कम पूछा गया, लेकिन आपका बहुत पूछा जाता है आपका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। आपके एनसीईआरटी में भी आपका दिया रहता है। ठीक है, अब देखिए प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकालने का क्या तरीका होता है, मैं आपको कई बार बता भी चुका हूं। अगर कोई भी नंबर आपको दिया हो, जैसा आपको दिया है 6 7 5 9 4, अगर मैं पूछूं इस नंबर में आपका 7 का आपकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 7 की प्लेस वैल्यू अगर मैंने आपसे पूछ ली, तो ध्यान रखना जब भी किसी नंबर की आपको प्लेस वैल्यू पूछे, ठीक है, जब भी किसी नंबर की आपकी प्लेस वैल्यू आपसे पूछे, उसका स्थानीय नाम मान आपसे पूछे, तो प्लेस वैल्यू जब भी आपसे पूछे तो उसके बाद जितने भी नंबर हो उनको जीरो में कन्वर्ट कर दो। तो 7 के बाद कितने नंबर है, 1 2 3, इनको जीरो में कन्वर्ट कर दो, 1 2 3, तो ये आंसर आपका निकल कर आ जाएगा। ये निकालने का तरीका होता है आपका प्लेस वैल्यू का। उसके अलावा दूसरा पूछा जाता है आपका फेस वैल्यू का। किसका, आपका फेस वैल्यू का आपका तरीका पूछा जाता है। ध्यान रखना फेस वैल्यू हमेशा उस नंबर की वही आपकी रहेगी, उसमें कभी भी आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। मैंने आपको इसका पहले भी बता चुका हूं कि हमारा फेस कभी चेंज रहता है, नहीं रहता ना, तो फेस हमारा वही का वही रहेगा, लेकिन जो हमारा प्लेस है वो हमारा प्लेस चेंज होता रहता है। ठीक है, तो यहां पर हमारा प्लेस वैल्यू चेंज हो जाती है, लेकिन फेस हमारा वही का वही रहता है। अगर मैं कहूं यहां पर 5 की फेस वैल्यू क्या होगी, तो 5 की फेस वैल्यू हमेशा वही रहेगी, इसके अंदर कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे यहां पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आंसर निकालिए मेरे साथ। वो क्या दिया हुआ है, यहां पर ये 2 नंबर आपको दे दिए, इसमें 5 के सभी अंकित मान यानी फेस वैल्यू और इनके स्थानीय मान का योग ज्ञात करना है। तो चलो भाई करो मेरे साथ इनका योग यानी इनका एडिशन मेरे साथ ज्ञात करो। देखिए सबसे पहले इस नंबर को ले लो भाई, 25,351 को ले लो, इसमें 5 के पहले इसके स्थानीय मान को ज्ञात करो। देखो 5 के बाद कितने, ये पहला 5 है, इसके बाद कितने नंबर है, 1 2 3, तो 5 के बाद कितने नंबर है, 3 नंबर है, तो 3 जीरो ले ले, 1 2 3। ठीक है, अभी मैं सिर्फ प्लेस वैल्यू निकाल रहा हूं, स्थानीय मान निकाल रहा हूं। उसके बाद 1 5 ये भी है, तो 1 5 के बाद कितने नंबर है, 0, तो एक मैंने 1 0 ये ले ली। ठीक है, तो पहले नंबर में मैंने स्थानीय मान ये निकाल दिए। अब मैंने दूसरा नंबर लिया, ये नंबर लिया, अब इसमें इसके मैं स्थानीय मान निकालता हूं। तो 32 55 में स्थानीय मान निकालेंगे तो ये रहा 5, इसके बाद 1 0 ये आ गई, तो 5 और 0 ये आ गया इसका स्थानीय मान। अब ये 5 बेचारा अकेला है, इसके बाद कुछ भी नहीं है, तो इसको मैंने अकेला छोड़ दिया। ठीक है, तो ये इन दोनों नंबर के स्थानीय मान निकल कर आ गए। चाहे तो इनको आप लोग दोनों को जोड़ भी लो। ठीक है, 5000 में 50 जोड़े तो ये हो गए आपके 5000, आपके 50 हो गए। ठीक है, और 50 में 5 जोड़े ये हो गए आपके 55 हो गए। ये हमारे दोनों नंबर्स के आपके स्थानीय मान आपके निकल कर आ गए। अब मैं निकालता हूं दोनों के अंकित मान यानी कि इनकी फेस वैल्यू निकालता हूं। फेस वैल्यू हमेशा उस नंबर की वही रहती है, उसके अंदर कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलता। अगर मैं आपकी 25,351 में 5 की फेस वैल्यू निकालूं तो 5 एक बार आ रहा है, 5 यहां पर दूसरी बार आया, तो यहां पर 2 बार 5 आए, तो 2 बार पहले नंबर में 5 आए, तो ये हो गई आपकी फेस वैल्यू पहले नंबर में। फिर है 32 55, तो यहां पर भी 1 बार 5 2 बार 5, तो यहां पर भी आपको 2 बार आपको 5 देखने को मिला, तो ये हो गई यहां पर 2। ठीक है, इनको भी चाहे आप लोग जोड़ सकते हो। तो इस तरीके से ये यहां पर भाई आपका 55 हो गया। तो यहां पर आपके ये तो हो गई आपके प्लेस वैल्यू हो गए, और ये हो गए आपके फेस वैल्यू हो गए। तो भाई इनको आप लोग जोड़ लो, 10 और 10 20, और उसके अलावा ये हो जाएंगे आपके 5 5 और 5 10 की जीरो हासिल 1, और ये आपकी प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू। अब एग्जामिनर जो भी आपसे कहे वो इनका यहां पर जोड़ पूछे, घटा पूछे, गुणा पूछे, कुछ भी पूछे, वो आप लोग करके सीधा इसका आंसर आप लोग निकाल देना। मेरा टाइम बचा दो थोड़ा सा, ठीक है, इसका आंसर आप लोग निकाल देना। तो ये होता है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को निकालने का तरीका। बड़ा ही सिंपल ये आपका तरीका आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हुए आपके अगले टाइप की ओर। अगली टाइप देखिए, आपके एग्जाम में पूछी जाती है मीन, मोड और मीडियन की। ठीक, जो अगली टाइप आपके एग्जाम में पूछी जाती है वो पूछी जाती है मीन, मोड और मीडियन की। केवीएस बैच का और टीचर का एक्सपीरियंस शेयर कीजिए सर।
आप पर भरोसा है, उनके बारे में बताइए भाई। उनकी डेमो वीडियो डली हुई है, आप डेमो वीडियो जाके देखिए। आज इंग्लिश की डली है, कल ईवीएस की डली थी। ईवीएस वाले सर आईएएस की फैकल्टी को पढ़ाते हैं, आप जाके देख लीजिए, कोई और आईएएस की फैकल्टी को पढ़ा रहा है। तो जो मैंने टीचर उतारे हैं वो एक्सपीरियंस टीचर है। जैसे मैथ्स जो रीजनिंग के टीचर है, वो जो है एसएससी वालों जो टीचर वो रहते हैं, स्टूडेंट रहते हैं, तो उनकी तैयारी कराते हैं, बहुत हाई रैंक की तैयारी कराते हैं, ठीक है। तो उनको मैंने उतारा है। और इस बार जैसे आपका जो सिलेबस चेंज हुआ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग करा है, तो उन्होंने पूरी तैयारी अपनी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग करा दी, तो उनका लेवल बहुत हाई लेवल का है। तो जो टीचर उतारे बड़े एक्सपीरियंस टीचर है, तो केवीएस के आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, ठीक है। तो ये जो भी टीचर मिलेंगे आपको एक्सपीरियंस ही मिलेंगे, आपको आप उनको देख के भी लगा सकते हो कि कितना अनुभव है उनको। तो मैं ऐसे टीचर नहीं लाऊंगा बिल्कुल भी, क्योंकि शुरू से एक ही नियत है मेरी कि मिनिमम कॉस्ट के अंदर बच्चों को बेस्ट कंटेंट दिया जाए, ऐसा कंटेंट उनको दिया जाए जो उनको अभी तक ना मिला हो, ठीक है। लेकिन फीस उनकी मिनिमम रहे, ये मैं शुरू से ही लेकर चल रहा हूँ, और आगे भी इसी कंसेप्ट पे रहूंगा, देख लेना चाहे आप लोग, ठीक। देखिए आगे देखते हैं आपकी अगली टाइप, मीन, मोड और मीडियन। यहां से क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलता है, मीन और मोड मीडियन से। देखिए मीन निकालने का तरीका आपका क्या होता है, जो भी आपको नंबर दिए हो, ठीक है, मान लीजिए आपको कोई नंबर दिए हुए 8, 4, 7, 6, 2, जो नंबर भी आपको दिए हो, अगर आपको इनका मीन निकालना है तो जितने नंबर आपको दिए हो उनको जोड़कर, और जितने नंबर आपको दिए हो उतने से डिवाइड कर दो, आपका मीन निकल जाएगा, ठीक है। 5 नंबर दिए तो इनको जोड़कर 5 से डिवाइड कर दो, आपका मीन निकल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा मोड, जो नंबर आपका कंटिन्यूसली आ रहा हो, इसमें तो आपका कोई कंटिन्यूसली नहीं आ रहा, जो नंबर आपका बार बार आ रहा है तो आपका मोड हो जाएगा। मीडियन, जो आपका बीच का नंबर आपका आए वो आपका मीडियन हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिक जानकारी मेरे ख्याल से हर बच्चों को पता होगी, बहुत ही बेसिक जानकारी है। तो इस पर आधारित क्वेश्चन भी आपके सीटेट के एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। तो कैसा क्वेश्चन आता है उसके ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं, मीन, मोड और मीडियन के बारे में। देखिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है जिसके ऊपर एक बार नजर डालते हैं। ये क्या आ गया भाई, क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक बच्चे द्वारा 5 सब्जेक्ट में प्राप्त अंकों का जो माध्य है, ठीक है, 5 सब्जेक्टों का जो माध्य है यानी जो मीन है वो दिया हुआ है आपको 74। तो उसमें 3 सब्जेक्ट में 70, 75 और 80 अंक प्राप्त करें, तो उस बच्चे द्वारा बाकी 2 विषयों में प्राप्त अंकों का माध्य क्या होगा। देखो यहां पर 5 सब्जेक्ट का उसने मीन दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 74, और 3 सब्जेक्ट जो उसने अंक प्राप्त करे वो दे दिए। तो 3 सब्जेक्ट में जो उसने सब्जेक्ट में अपने नंबर प्राप्त करे वो तो दे दिए, बाकी 2 का नहीं पता चला, तो बाकी 2 को हम अपने तरीके से मानेंगे, वही माना एक्स, माना एक्स वाई करके। तो बाकी 2 को मैंने मान लिया, एक को एक्स मान लिया, एक को वाई मान लिया, कि मान लो ये नंबर आपको मिले कि एक को एक्स मिला, दूसरे को वाई मिला, बाकी 3 को कितने मिले, एक को 70 मिले, एक को 75 मिले और एक को 80 मिले, ठीक है। तो ये 5 जो बच्चे थे उनमें से 5 बच्चों को ये नंबर मिले, ठीक है। और टोटल कितने मिले, टोटल कहा गया भाई, टोटल अच्छा मीन दिया हुआ है, टोटल आपका 74 दिया हुआ है आपका, ठीक। तो इसको सोल्व करते हैं, चलो भाई करो मेरे साथ सोल्व। एक्स प्लस वाई प्लस ये हो जाएगा आपका 5, और इसके अलावा 7 दूनी 14, 7 21 और 1 22, 225 इजिकल टू 5 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 चौक 20 की 0 हासिल 2, 7 पंजे 35 और 2 37, 370, ठीक। उसके अलावा x प्लस वाई इजिकल टू 10 में से 5 गए 5, 6 में से 2 गए 4, 3 में से 2 गया 1। अब देखो जो 2 सब्जेक्ट हमने माने थे अपनी तरफ से, उनका जो आपका मीन निकल कर आया 145 निकल कर आया। और मीन निकालने का क्या तरीका है, जो भी चीज आपको दी हुई हो उतने से उसको डिवाइड कर देते हैं। जब 2 सब्जेक्ट का निकल कर आया आपका 145, तो 2 से इसको डिवाइड कर दो, तो 2 से डिवाइड करेंगे अगर हम 145 को, तो कितना निकल कर आएगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, पॉइंट 2 पंजे 10, 72.5 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक। तो मीन, मोड और मीडियन की ये वाली टाइप थी जो मैंने आपको बता दी, जो कि आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण रहती है, ठीक है। मॉक टेस्ट कर लिया आपने, वेरी गुड भाई, लगाते रहो मॉक टेस्ट के ऊपर जितना हो सके, आपको बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। अगली टाइप आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रही है, 1 नंबर का क्वेश्चन डेफिनेटली 100% आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलता है, वो है आपके टाइम से लिया हुआ है, यानी आपके समय से आपको लिया हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर एक बार नजर डालते हैं, 1 सेकंड रुको भाई, इसके ऊपर एक बार नजर डालते हैं।
व्हाट्सअप नंबर हमारा है भाई, आप चेक कर लो। वही वेबसाइट। आइए। मजे ले रहे हो भाई सारे के सारे। आइए आज। देखो भाई, आशा ने काम खराब कर दिया भाई अपने सोने के चक्कर में, बैटरी डाउन हो गई थी इसकी। अब आया आवाज। देखो, अब देखते हैं। तो हमें जो आशा जो सोती है उसके टाइम के ऊपर बात करनी है, तो आशा नाराज हो गई थी भाई कि हमारे सोने के ऊपर बात चल रही है। देखो एक एक करके देखते हैं। आशा जो बस पकड़ती है कितने बजे चलती है उसकी बस, वो बस चलती है उसकी 6:40 पर, ठीक है। आशा की जो बस चलती है वो चलती है उसकी बस 6:40 पर, सुबह के 6 बजे चलती है। उसके घर से बस स्टॉप पहुंचने में टाइम कितना लगता है? उसके घर से बस स्टॉप पहुंचने में जो टाइम लगता है वो टाइम कितना लगता है? वो लगता है 10 मिनट का। कितना लगता है? 10 मिनट का टाइम लगता है। यात्रा करने के दिन से पहले उसे 7 घंटे की नींद भी चाहिए, ठीक है भाई, ले ले तो नींद। कितनी नींद चाहिए उसे? उसे नींद चाहिए 7 घंटे की नींद चाहिए, ठीक है, 7 घंटे की नींद चाहिए। उठने के बाद उसे तैयार होने में आधा घंटा भी लगता है। तो तैयार होने में कितना टाइम लगता है उसे? तो तैयार होने में उसे आधा घंटा, यानी कि उसे 30 मिनट लगती है, ठीक है, 30 मिनट लगती है। यदि वह स्टॉप समय से पहुंचना चाहती है, यानी बस पकड़ना चाहती है, वो 6:40 पर वो बस को पकड़ना चाहती है, तो उसे पिछले दिन कितने बजे सोना पड़ेगा? अब बताओ कितने बजे सोना पड़ेगा। देखो, 7 घंटे की नींद तो यहां पर हो गई, तैयार होने में टाइम लग गया 30 मिनट का, तो 7 घंटे 30 मिनट तो यहां लग गए। घर से बस स्टॉप की दूरी है आपकी 10 मिनट की, तो 10 मिनट ये लग गए, यानी 7 घंटे और टोटल 40 मिनट लग गई। कितनी? 7 घंटे टोटल 40 मिनट लग गए। कितने? 7 घंटे टोटल 40 मिनट लग गए। अगर उसे 6:40 पर बस पकड़नी है, अब बताओ आंसू को कितने बजे सोना पड़ेगा? अब उसे सोना पड़ेगा कितने? 11 बजे। अगर वो 11 बजे सो जाती है तो 1 घंटे बाद कितने बज जाएंगे? एक घंटा ऐड कर दूं तो 12 बज जाएंगे, और उसके बाद 6 घंटे 40 मिनट बाद कितने बजेंगे? पूरे 6:40 बजेंगे, ठीक है। तो अगर वो 11 बजे सोती है तो 11 बजे में अगर मैंने 7 घंटे 40 मिनट जोड़ दिए तो ठीक 6:40 पर वो अपनी बस
को पकड़ने के लिए वहां पर मिल जाएगी। उसमें 7 घंटे की नींद भी ले लेगी और उसके अलावा 30 मिनट तैयारी में लगा देगी और 10 मिनट का टाइम उसको घर से बच जाने में लग भी जाएगा। ठीक है, तो आंसर 11 घंटे हो जाएगा। ठीक, चलो भाई, बहुत खतरनाक निकली आशा, बैटरी को ही खा गई। अगला देखते हैं, अगली टाइप के ऊपर बात करते हैं। अगली टाइप आती है आपकी फ्रैक्शन के ऊपर। तो देखिए फ्रैक्शन से ऊपर क्या क्वेश्चन आता है उसके ऊपर एक बार नजर डालते हैं। फ्रैक्शन से क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन होता है और पता नहीं एग्जामिनर बार बार चीनी के ही बारे में पूछता है, कभी गुड़ भी नहीं देता, चीनी चीनी देता है बार बार जब भी पूछता है। ठीक है, तो देखो भाई चीनी के बारे में क्या पूछता है कि स्कूल की एक एनएस इकाई में प्रत्येक जरूरतमंद बच्चों को 3/4 किलोग्राम चीनी देने का फैसला किया। एक आपके प्रायोजक ने, स्पॉन्सर ने उन्हें इस काम के लिए 28 सही 1/2 किलोग्राम चीनी मिली। तो कितने बच्चों को यह चीनी आपकी बांटी जा सकती है? तो ये जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन का काम है, फ्रैक्शन का आपका क्वेश्चन होता है। तो फ्रैक्शन का आपका क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ठीक है, कि इतनी चीज है क्वांटिटी में, तो वो चीज जो है बांटने की बात होती है। कभी चॉकलेट पूछ लेता है लेकिन कम पूछता है, अलग से एक क्वेश्चन को पूछ लेता है अगर 2 वैरायटी का क्वेश्चन पूछता है, वरना चीनी का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो टोटल चीनी कितनी है, स्पॉन्सर ने उन्हें इस काम के लिए कितनी चीनी दी? 28 सही 1/2 ग्राम। अगर हम 28 सही 1/2 किलोग्राम चीनी को सोल्व करेंगे कितना बैठेगा? 28 दूनी 56 और 1 57/2। ठीक है, कितना? 57/2 टोटल किलोग्राम हमारे पास चीनी है। तो इसको बांटनी कितनी है हमें? हमें बांटनी है 3 सही 3/4 किलोग्राम चीनी हर जरूरतमंद बच्चों को बांटनी है। तो 57/2 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है कितने में? 3/4 में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो भाई कर दो, इसको सोल्व कर दो इक्वेशन को। 27/2 गुना करेंगे तो ये ऊपर नीचे चला जाएगा, 4/3, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 नम 27 और 19 दूनी 38। आंसर आ जाएगा इसका 19 दूनी 38। पहला आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका डिस्ट्रीब्यूशन से आता है। अगला क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन आपका फ्रैक्शन से आपका पूछा जाता है, आपकी छोटी बड़ी भिन्न से आपका पूछा जाता है। तो फ्रैक्शन का क्वेश्चन ऐसा हो ही नहीं सकता आपके एग्जाम में ना पूछा जाता हो। कभी आपसे पूछ लेगा कि ये जो फ्रैक्शन होती है इनमें सबसे छोटी और सबसे सबसे छोटी और सबसे बड़ी को बारे में आपसे पूछ लेगा। कभी इनमें आपसे असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में आपसे लगवा के पूछ लेगा। बट फ्रैक्शन का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलता है। ठीक है, तो देखिए इसको सोल्व करते हैं, आपके फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन के वो इसको सोल्व करते हैं। निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़े, ठीक है, जो फ्रैक्शन दिया हुआ है इसमें सबसे बड़े और सबसे छोटे भिन्नों का अंतर निकालो। तो चलो भाई खोलो अपनी पेन और कॉपी और निकालो इसके अंतर को निकालो। ठीक है, तो सबसे बड़े और सबसे छोटे फ्रैक्शन को निकालो। तो इनमें से निकालना है कौन सा फ्रैक्शन सबसे बड़ा है और सबसे छोटा है। अच्छा, उसका अंतर भी निकालना है भाई। ठीक है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा नहीं दिया, बहुत बार तो खाली सबसे बड़ा और सबसे छोटा दे के काम कर देता है एग्जामिनर, बहुत क्वेश्चन ऐसा है, बट उनका अंतर भी निकालना है। देखो इसको सोल्व करो, इसको जब सोल्व करेंगे इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा पॉइंट, ये हो जाएगा 4 सत्ते 28। ठीक है, पॉइंट के बाद यहाँ 0 आ जाएगी, तो 4 सत्ते 28, 2 0 4 पंजे 20। तो पहली ये आ गई, दूसरी को करेंगे पॉइंट लगाकर कितना हो जाएगा? 2 पंजे 10 हो जाएगा। ठीक है, अगली को खोलेंगे पॉइंट, ये हो जाएगा आपका 0, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। अगली को करते हैं पॉइंट, 3 छंग 18, 2 0 3 छंग 18। उसके बाद अगली को करते हैं 5 छंग 30। अगली को करते हैं 6 8 48, 48 के बाद 2 0 6 3 18। ठीक है, अब देखो इनमें सबसे बड़ी कौन सी है? सबसे बड़ी हो गई आपकी ये वाली। ठीक है, ये हो गई सबसे बड़ी, ये वाली सबसे बड़ी है 0.83, यानी कि ये वाली हो गई आपकी सबसे बड़ी, आपकी ये वाली होगी। ठीक, अब इसमें सबसे छोटी कौन सी है? ये तीसरे नंबर वाली आपकी सबसे छोटी होगी, यानी ये वाली आपकी जो है ये सबसे छोटी हो गई। ठीक, अब इसने पूछा सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो भाई सबसे छोटी आपकी 5/6, सॉरी सबसे बड़ी है, और सबसे छोटी आपकी 1/4। इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो, इन दोनों का अंतर निकाल दो। बेसिकली जो आपका एग्जामिनर होता है वो तो यही रोक देता है क्वेश्चन को, बट इसने थोड़ा सा और इंप्रोवाइजेशन किया इसके अंदर, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाया। ठीक है, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। भाई ले लो इसका एलसीएम ले लो, 6 और 4 का इसको एलसीएम लेंगे, तो इसको पहले एलसीएम, उसको एलसीएम ले लो इसको पहले। 2 3 6, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो कितना आ गया इसका? 12 आ गया। अब इसको सोल्व करो, 6 से इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, 6 दूनी 12, 2 आ गया, और 2 के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 5 दूनी 10 माइनस
4 तिया 12, 3 आ गया और 3 के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 एकम 3, ठीक है। तो 7/12 आ गया आपका, यानी कि आंसर आपका फोर्थ आंसर यहां पर आपका सही आ गया। फ्रेंड्स, आप लोग जब देखोगे ऑनलाइन वाले एग्जाम के अंदर, पिछली बार जो आपका ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, भर भर के क्वेश्चन आपके फ्रैक्शन वाले से आपके दिए हुए थे। तो फ्रैक्शन का क्वेश्चन ऐसे ही आता है आपके एग्जाम के अंदर, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो ये टाइप हो गई आपके फ्रैक्शन वाले की, जो मैंने आपको बताई। एक और क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बेसिकली आपका होता फ्रैक्शन से ही है, बट ये इसको एग्जामिनर थोड़ा सा आपकी मेंटल एबिलिटी के ऊपर छोड़ देता है। बस इसमें आपको अपना दिमाग का यूज करके इसको सोल्व करना होता है। जो बेसिकली आपके जो 15 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, तो 15 नंबर के क्वेश्चन में सिर्फ ये मान के चलिए 8 या 9 आपके टाइप यानी कि आपके चैप्टर होते हैं। जैसे मान लो आपका मेजरमेंट से आपको पूछ लेगा, टाइम से आपका पूछ लेगा, या आपका फ्रैक्शन से आपका पूछ लेगा। वरना जो बाकी के आपके जो मोस्टली क्वेश्चन होते हैं, वो आपकी बेसिक कैलकुलेशन के ऊपर होते हैं, अपना दिमाग का यूज करके आपको सोल्व करना होता है, ठीक है। उनके अंदर आपका ज्यादा करना नहीं होता। जैसे एक क्वेश्चन ये भी आपको सामने पूछ लिया, तो इसको मैंने इसी के अंदर ऐड कर दिया। अब देखिए इसके ऊपर सोल्व करते हैं, ये आपका क्या दिया हुआ है, इसके ऊपर एक बार नजर डालते हैं, ठीक है। सर, आप इस दुनिया के सबसे अच्छे टीचर हो, आप बहुत अपने से लगते हो, जैसे फैमिली कोई मेंबर है। थैंक यू सो मच सर। ठीक है, थैंक यू। देखिए इस क्वेश्चन के ऊपर एक बार नजर डालते हैं कि विमल अपने जन्मदिन पर कैंडी का एक पैकेट लाया। उसने 1/3 जॉन को दे दिया। जॉन को कितना दिया उसने? जॉन को दे दिया 1/3 यानी कि 1/3। 1/4 यानी 1/4 दिया उसने राधा को। राधा को कितना दे दिया उसने? 1/4। 1/5 भाग उसने सुष्मिता को दिया। सुष्मिता को दिया उसने कितना? 1/5। और 1/6 भाग दिया उसने मीकू को। तो मीकू को किसने दिया उसने? 1/6 भाग उसने मीकू को दिया। तो बची हुई 6 कैंडियां उसने खुद खा ली, ठीक है। यानी जो विमल था, विमल ने कितनी कैंडी खा ली? विमल ने खा ली टोटल 6 कैंडी। ये 6 कैंडी विमल ने टोटल खुद खा ली। तो पैकेट में कैंडी पूछी है, ये पूछा है कि पैकेट में जो टोटल कैंडी थी, वो टोटल कैंडी कितनी है। तो पहले इसको देख लेते हैं, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो टोटल कितना डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं। इनका पहले एलसीएम ले लो। एलसीएम लेना है आपको 3 का, 4 का, 5 का और 6 का। एलसीएम ले लो भाई, ठीक। एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। 3 2 दूनी 4, 5 और 2 तिया 6। उसके बाद दोबारा 2 से ले लो। 3 1 5 और 3। उसके बाद 3 से कर दो। 3 1 5 और 3, ठीक है। आप करो 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, ठीक। तो ये आ गया आपका एलसीएम, 60 आपका एलसीएम आ गया, ठीक। उसके बाद आगे देखते हैं। अब इसको करते हैं सोल्व। 30 किससे डिवाइड करेंगे इसको? कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 20 हो जाएगा। और 20 की 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 20 ही हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा दूसरा करते हैं। 4 की इससे डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा? 15 चौका 60, तो ये हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। और 12 पंजे इसकी किससे करेंगे? 60 से हो जाएगा। 12 पंजे 60, तो ये हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। 6 किससे करेंगे? तो ये हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, ठीक। अब करते हैं इसको। 20 में 15 जोड़े आपके कितने हो जाएंगे? 35। 35 में 12 जोड़े आपके कितने हो जाएंगे? 37। और 37 में आपके 10 जोड़े, नहीं 20 और 15 आपके 35। 35 में 12 जोड़े 47 और 10 57, ठीक है। तो 57/60 हो जाएंगे। तो देखो टोटल जो आपका हिस्सा कितना आया? टोटल जो आपका हिस्सा आया वो आया आपका 60 में से आपका 57 आपका हिस्सा आया। कितना है? 60 हिस्सा है। अब देखिए इसमें से जो हिस्सा बचा, कितना हिस्सा बचा? 1/3 हिस्सा बचा। 60 में से ये हिस्सा टोटल आया 57, जो हिस्सा आया ये इन चारों के चारों का था। बट इसमें विमल का जो हिस्सा आया वो कितना हिस्सा आया? वो 1/3 हिस्सा बचा ना। कितना हिस्सा बचा? 1/3 हिस्सा बचा। अब एक बात आप लोग देखिए, विमल के पास टोटल कितनी कैंडी थी जो उसने खा ली? वो विमल ने टोटल कैंडी खा ली 6। विमल ने टोटल जो कैंडी खा ली वो खाई 6। यहां पर जो हिस्सा है उसका बचा, वो बचा 1/3 हिस्सा बचा। यानी टोटल जो उसके पास कैंडी थी 6 और हिस्सा बचा था उसका जो बचा था टोटल 1/3 हिस्सा बचा था। यानी हिस्सा जो है उसके बराबर में जो उसकी जो कैंडी है वो डबल क्वांटिटी में है। यानी कैंडी की संख्या हिस्से के बराबर में है। तो अगर यहां पर जो हिस्सा आ रहा है 60, जो हिस्सा आ रहा है उसके बराबर में टोटल कैंडी होगी, तो 60 के बराबर में कितनी हो जाएगी? डबल हो जाएगी कैंडी, यानी कि 120 हो जाएगी। आंसर आपका सेकंड आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। बढ़ते अब आपके अगली टाइप की ओर, आपका स्पीड, डिस्टेंस और आपका टाइम का क्वेश्चन, ठीक है। यानी चाल बराबर दूरी बटे समय का क्वेश्चन, जो आपकी अगली टाइप है।
ये क्वेश्चन आपका ईवीएस के अंदर भी मैं आपको करा चुका हूं, क्योंकि ईवीएस में 1 नंबर का क्वेश्चन आपका ये भी पूछा जाता है कि जो आपका एवरेज स्पीड का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ठीक है, तो इसके ऊपर भी एक बार नजर डाल लेना। मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया ये वाला, 1 सेकंड रुको भाई, आपके कमेंट नहीं दिख रहे। अभी देखता हूँ आपके कमेंट्स। आ गए, ठीक है आ गए। चलिए अब देखते हैं इसके ऊपर। देखिए ये फॉर्मूला होता है आपका स्पीड का, चाल का। तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है आपका, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी चाल बराबर दूरी बटे समय। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। मैथ्स में तो आपका पूछा ही पूछा जाता है, लेकिन 1 नंबर का क्वेश्चन आपके ईवीएस के अंदर भी आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो वहां भी आपको देखने को मिलता है। तो इसके ऊपर एक बार नजर डालते हैं भाई, क्या दिया हुआ है आपका। नहीं भाई, रीड के नोट्स फाइनल स्टेज में मिलेंगे जल्दी आपको। ऐसा नहीं है कि आपको बोल दिया तो नहीं दिए जाएंगे, मिलेंगे, बस थोड़ा सा उसके ऊपर फाइनल काम बचा है। सारी चीजें एक साथ आ गई, सीटेट भी, केवीएस भी, रीट भी मिलेंगे आपको, डोंट वरी। तो देखिए ये फॉर्मूला बस आपको पता होना चाहिए, इससे आपका जो है आंसर निकल जाएगा। क्वेश्चन के ऊपर एक बार नजर डालते हैं कि रिंकू रोज खेलता नहीं है सॉरी, रिंकू रोज स्कूल पहुंचने के लिए साइकिल का यूज करता है। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, किससे, यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल पहुंचने में 13 मिनट लगाता है, तो उसके घर और स्कूल के बीच का अंतर कितना होगा। ये आप लोगों ने मेरी ईवीएस मैराथन देखी होगी तो सेम आपका वही टाइप है, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, जो आपका स्पीड का फॉर्मूला होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय। यहां पर आपको चाल दे दी, ठीक है, स्पीड दे दी, कितनी दे दी आपको, 6 किलोमीटर पर आवर। कितनी, 6 किलोमीटर पर आवर आपको चाल दे दी। उसके अलावा यहां पर आपको टाइम दे दिया, टाइम कितना दे दिया, 13 मिनट दे दिया। देखिए मैंने आपको बताया था, जब आपको टाइम किलोमीटर पर आवर में दिया हो और आपको सॉरी चाल आपको किलोमीटर पर आवर में दिया हो और टाइम आपको मिनट में दिया हो, तो इसको भी आपको क्या काम करना है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या काम करना है, 5/18 से आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, अगर आपको उल्टा करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक, तो यहां पर जो आपको चाल दी हुई है 6 आपको किलोमीटर पर आवर दी हुई है, तो इसको 5/18 से आप लोग मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये काम आपको करना है। तो देखिए आगे इसको सोल्व करते हैं। ठीक, क्या लिख रहा हूं मैं भी, तो चाल हो गई आपकी 5/18, तो चाल बराबर डिस्टेंस हमको निकालना है और समय मिला है 13 मिनट, तो इसको कन्वर्ट कर लो भाई 60 मल्टीप्लाई करके, तो आपका ये एक्यूरेट इसके अंदर बैठ जाएगा। सोल्व करते हैं भाई इसको, 6×3 = 18, 3×2 = 6, 20, 13×2 = 26, 260 ही आ जाएगा। और 260 की अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो आपका आंसर आ जाएगा 0, 6×5 = 30 की 0 हासिल 3, 5×2 = 10 और 3 1300। तो ये निकल कर आ जाएगा आपका 1300 मीटर के अंदर आ जाएगा। ठीक है, किसके अंदर आ जाएगा, 1300 मीटर के अंदर, क्योंकि यहां पर किलोमीटर पर आवर को मैंने किसके अंदर कर दिया, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दी, तो मीटर के अंदर आपका आंसर निकल कर आ गया। ठीक, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपका यह आंसर सिंपल आपका निकल कर आ जाएगा। देखो एक और क्वेश्चन, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बड़ा सदाबहार क्वेश्चन सीटेट वालों का। इसकी एक खासियत क्वेश्चन की बताऊं, इसमें जो सीबीएसई वाले आपका, इसमें बस आपकी डिजिट चेंज करते हैं, ऑटो देते हैं और टैक्सी देते हैं, बस और कुछ चेंज नहीं करते, बट डिजिट चेंज करते हैं। ऑटो और टैक्सी दो चीज चलती है, और बहुत बार ये क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है, उसके ऊपर एक बार नजर डालते हैं कि एक ऑटो रिक्शा का जो मीटर होता है, पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 25 रुपए, और उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 8 रुपए का भाड़ा दिखाता है। तो मानस ने अपने घर से अपने कार्यालय का 229 रुपए का भाड़ा दिया। उसके घर से कार्यालय की दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितना है। देखो भाई इसके ऊपर एक बार नजर डालो, बड़ा अच्छा बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए पहले जो 2 किलोमीटर है, तो पहले 2 किलोमीटर के लिए कितना दिखा रहा है, वो पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए दिखा देता है वो 25 रुपए। कितने, 25 रुपए देता है पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं। और उसके बाद जो प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए, उसके बाद जो प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए वो देता है 8 रुपए का भाड़ा। कितना,
8 रुपए का भाड़ा देता प्रति 1 किलोमीटर इसके बाद। ठीक है, तो मानस ने अपने घर से अपने कार्यालय का टोटल कितना रुपए दिया? तो टोटल दिया भाई उसने आपका 249 रुपए का टोटल भाड़ा मानस ने दिया। तो यहां पर इसको निकालना है, टोटल डिस्टेंस निकालना है, उसके घर से टोटल दूरी निकालनी है कि टोटल दूरी कितनी है। देखो टोटल रुपए दिए उसने 249। अगर मैं 249 में से शुरुआत के जो 2 किलोमीटर थे, 25 किलोमीटर जो उसने दिए, 25 रुपए दिए जो उसने 2 किलोमीटर के हिसाब से, तो मेरे 1 किलोमीटर वाले निकल जाएंगे। तो 2 किलोमीटर वाले को मैं साइड कर दूं तो मेरे 1 किलोमीटर निकल जाएंगे जो 8 रुपए ये गए हैं, 8 के हिसाब से गए हैं। ठीक है, देखो 249 में से मैंने 25 रुपए निकाल दिए ताकि ये गए थे मेरे 2 किलोमीटर के हिसाब से। ठीक है, महंगे गए थे मुझे। 9 में से 5 गए 4, 4 में से 2 गए 2 और उसके बाद 2। ये 224 रुपए जो आए ना, ये आए इसके बाद के जो 1 किलोमीटर के हिसाब से आए। किसके? जो बाद के 1 किलोमीटर के हिसाब से आए, ये वाले मैंने अभी साइड कर दिए। ठीक, तो ये जो 224 रुपए मेरे आए, ये मेरे 1 किलोमीटर प्रति हिसाब के हिसाब से आए। ठीक, तो ये क्या आ गए आपके 1 किलोमीटर प्रति हिसाब के हिसाब से आ गए। तो ये 1 किलोमीटर के मैंने दिए 8 रुपए। कितने दिए? 1 किलोमीटर के मैंने दिए 8 रुपए। तो यहां पर 8 रुपए अगर दिए तो अगर मैं इसको 8 से डिवाइड कर देता हूं तो मेरा यहां पर डिस्टेंस आ जाएगा टोटल। अगर मैं इसको 8 से डिवाइड कर दूं, 8 दूनी 16, 16 के बाद आ जाएगा 6, 8 मट्टू 64। तो ये टोटल 28 किलोमीटर आ गया। यानी कि जो 28 किलोमीटर ये आया, ये मैंने 1 किलोमीटर प्रति किलोमीटर के हिसाब से दिए। ठीक है, ये मैंने किसके हिसाब से दिए? एक किलोमीटर के हिसाब से दिए। 28 किलोमीटर तो ये रहे और उसके अलावा शुरू के 2 किलोमीटर ये रहे जो मैंने 25 रुपए के हिसाब से दिए। तो 28 ये और 2 ये, तो ये रहे आपके टोटल 30 किलोमीटर। ठीक है, समझ गए इसको? किलोमीटर किलोमीटर करते हुए मेरा भी किलो किलो हो गया। देखो शुरू के 2 किलोमीटर मैंने अलग हटा दिए, उसके बाद जो मेरे टोटल 249 रुपए थे जो इसने दिए, उस 249 में से मैंने इस पैसे को हटा दिया जो 2 किलोमीटर के हिसाब से अलग निकले थे। उसके बाद 1 किलोमीटर के हिसाब से जितने पैसे बनते थे उसको मैंने काउंट कर लिया और मेरे अपनी दूरी निकाल ली। अब जब मेरी ये दूरी निकल कर आ गई कि भाई 28 किलोमीटर के मैंने इतने पैसे दिए थे, 224 रुपए दिए थे, तो उसमें मैंने ये वाली दूरी भी जोड़ ली और मेरा आंसर निकल कर आ गया। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको सोल्व करा और ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, एक आपके एग्जाम में पूछा जाता है आपको फैक्टर से संबंधित, आपके गुणनखंड से संबंधित। तो इसके ऊपर भी एक बार नजर डाल लेते हैं, आपके फैक्टर से संबंधित कौन सा क्वेश्चन आता है। देखिए यहां पर कोई आपको एक नंबर दे देगा, 105 पूछ ले, 200 पूछ ले, 80 पूछ ले, XYZ। यहां पर कोई भी आपको एक नंबर पूछ लेगा और उसके आपको फैक्टर्स पूछ लेगा, उसके आपको गुणनखंड आपसे पूछ लेगा। तो देखो गुणनखंड निकालने का एक वीडियो के अंदर भी मैंने आपको एक तरीका बताया था ट्रिक के थ्रू, आज दोबारा उसी के जरिए आपको बताता हूं। तो जब भी आपसे फैक्टर्स पूछे, तब भी आपसे फैक्टर या गुणनखंड पूछे तो उस नंबर का आपको हमेशा एलसीएम लेना है। सबसे पहले क्या लेना है? एलसीएम ले लो सबसे पहले। तो एलसीएम ले लो भाई इसका। सबसे पहले एलसीएम लिया, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, उसके अलावा 5 सते 35 और उसके अलावा 7। ये एलसीएम निकल कर आ गया। तो जो नंबर आपके निकल कर आए 3, 5, 7, इनकी पावर आपकी 1 1 है। तो जो पावर जितनी बार आएगी आपकी उसके अंदर आप एक एक ऐड कर लो। इनकी पावर 1 1 है ना, तो इनके अंदर 1 1 ऐड कर दो। ठीक है, सिंपल ये वाला काम करना, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। एक में एक जोड़ा तो आपका 2 आया, एक में एक यहां भी जोड़ा 2 आया, यहां भी आपका 2 आया, इनके आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 आपका आंसर यहां पर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो ये फैक्टर अगर किसी भी नंबर का आपसे पूछे, गुणनखंड पूछे, तो इस तरीके से आप लोग इसको निकाल देना। ठीक है, अगला जो आपकी टाइप आपके सामने आ गई वो है आपकी पासे की। एक नंबर का क्वेश्चन आपको पासे भी आपको कभी देखने को मिलता है, चाहे पेडागोजी में मिले, चाहे आपके न्यूमेरिकल के अंदर आपको देखने को मिले। क्यों? क्योंकि आपके सिलेबस का आपका हिस्सा है, आपकी एनसीईआरटी की किताब में ये आपका चैप्टर दिया हुआ है आपके पासे के नाम से। ठीक है, तो पासे का चैप्टर आपको जरूर करना है क्योंकि यार सिलेबस के अंदर आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो पासे के ऊपर देखिए, खेल लेना आप लोगों ने शकुनी मामा वाला पासा जो पांडवों को हरा दिया था और कौरवों को जिता दिया था, जिसके बाद महाभारत देखने को मिली थी। अगर आप लोगों ने पासे वाला क्वेश्चन नहीं भी करा और मान लो सीटेट का रिजल्ट इधर उधर हो गया तो आपकी जिंदगी में फिर महाभारत हो जाएगी। ठीक है, तो पासे वाला क्वेश्चन जरूर कर लेना। जितनी भी मैंने टाइप बताई है ना, एक एक नंबर जरूर आना इस टाइप से। आज आपका बेसिकली 15 नंबर के क्वेश्चन ही यही से बनते हैं,
बस आपको इन टाइप की प्रैक्टिस करनी है जितनी हो सके, ठीक है। तो टाइप्स आपकी बेसिकली यही बनती है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो पासे के ऊपर देखते हैं एक क्वेश्चन जो सामने आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है कि अपर्णा के पास एक कागज है जिस पर निम्न प्रकार से अंक लिखे हैं। वह एक वास्तविक पासा फेंकती है और उन पर संख्याओं में रंग भरती है जो पासे पर आई संख्या के गुणज है। यदि वह संख्या 1, 2, 5 और 7 को नहीं रंगती तो पासे पर आए रंग को पहचानना है। पासे पर कितने नंबर होते हैं? 6 नंबर होते हैं। कौन कौन से? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7वां नंबर नहीं होता। ये 6 ही तो पासे पर नंबर होते हैं। पासा करा और फेंक दिया और फिर बोलता शकुनी मामा बता भांजे कौन सा नंबर चाहिए। फिर उसके बाद दुर्योधन कहता है मामा 6 और 6 आ जाता है। फिर ठीक है, अलग ही जादू था जो है शकुनी के हाथ में, और सारा गेम पलट देता है उसके बाद। ठीक, तो ये आपके पासे के नंबर होते हैं। उसने कहा यदि वह संख्या 1, 2, 5 और 7 को नहीं रंगती तो पासे पर आए नंबर को पहचानिए। अगर इनको नहीं रंगती तो बचे कौन से? 3, 4 और 6 बचे भाई। अब इन 3, 4, 6 जो बचे तो इस पर जो पासे पर आई संख्या है इसके गुणज आपको बताने हैं, इसके मल्टीपल बताने हैं। तो 3, 4 और 6 के मल्टीपल देख लो कौन कौन से होंगे जो यहां पर उसको रंगेगी। तो भाई 3 के मल्टीपल दिख रहे हैं, 3 के देख लो मल्टीपल 15 भी है, आपके 18 भी है। तो 3 के मल्टीपल दिख रहे हैं और ऑप्शन के अंदर भी आपका 3 ही है। तो आंसर आपका थर्ड आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हुए आपके अगले एक और क्वेश्चन की ओर, जिसका आंसर आप इसको देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, जी ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो सामने आपको अपनी स्क्रीन पर आ गया। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक क्लास में 60 विद्यार्थी इस प्रकार है कि लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों से दुगनी है। तो रोहित का ऊपर से क्रम 17वां है। यदि रोहित से पहले 9 लड़कियां हैं तो उसके बाद कितने लड़के क्रम में होंगे वो आपको बताना है। देखिए, कक्षा में टोटल, क्लास में टोटल कितने बच्चे? 60। तो लड़कियों की संख्या लड़कों से कितनी है? दुगनी। अगर मैं मान लो जो लड़के हैं, जो बॉयज है उनको मान लिया x, और जो लड़कियां है गर्ल्स है उनको क्या मान लिया? वो कितनी हो जाएगी? 2x हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2x यहां पर हो जाएगी, क्योंकि वो क्या है? लड़कों की संख्या की कितनी नहीं है? वो डबल है। ठीक है, और टोटल क्लास में कितने बच्चे? 60 है। लड़कों को मैंने मान लिया x, और लड़कियां कितनी हो जाएगी? 2x हो जाएगी, क्योंकि लड़कियां डबल है। और टोटल की क्लास में 60 है, तो इनको जोड़ लो भाई। x प्लस 2x बराबर 60 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 3x इजिकल टू 60। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? काट दो, 3 दूनी 6, 20 आ जाएगी। x कितने आ गए? 20। यानी x कौन थे यहां पर? x यहां पर थे आपके लड़के। ठीक है, x कौन थे यहां पर? कौन थे यहां पर? आपके लड़के थे। लड़के थे आपके 20। तो लड़कियां कितनी हो जाएगी? 20 दूनी 40 हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर इस तरीके से आपके निकल कर आ गई। लड़के निकल कर आ गए आपके 20 और लड़के 3 की डबल यानी 40 यहां पर लड़के निकल कर आ गई। यहां तक आपकी समझ में आया? उसके बाद रोहित का ऊपर से जो क्रम है वो 17वां है, यानी जो संख्या दी हुई है, कोई रोहित नाम का लड़का है उसका क्रम ऊपर से 17वां है। तो यहां पर कोई रोहित नाम का लड़का है, उसका ऊपर से जो क्रम है वो 17वां है। यदि रोहित से पहले 9 लड़कियां है तो रोहित से पहले यहां पर क्या है? ये 9 लड़कियां है। रोहित से पहले आपकी क्या है? यहां पर 9 लड़कियां है। तो उसके बाद कितने लड़के क्रम में है? देखो रोहित का नंबर कौन सा है? 17वां। 17 से पहले 9 लड़कियां होगी, तो लड़के कितने बचे? 9 में 8 लड़के बचे, जिसमें खुद रोहित हुआ भी नंबर है। ठीक है, तो यहां पर 8 लड़के बचे। तो इसमें पूछा है तो उसके बाद कितने लड़के क्रम में बचे? तो भाई लड़के हैं टोटल 20 और रोहित तक नंबर आ गया लड़कों का 8। तो यहाँ के बाद उसके बाद कितने नंबर बचे? 8 के बाद 12 ही बचे, क्योंकि टोटल लड़के कितने? 20 है। तो क्या बच जाएगा आपका? 20 आंसर हो मतलब 12 हो जाएगा। 12, 8, 20 हो जाएगा। तो आंसर आपका फर्स्ट आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, समझ गए इस क्वेश्चन को आप लोग? चलिए आगे देखते हैं। अगला आपको दिया हुआ है
यार देखो ये क्वेश्चन जो आपको सामने अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है भाई, ये क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम में आए इसमें अपना कुछ भी दिमाग मत लगाना। कभी आपका जो है वॉल्यूम का क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी आपको बॉक्स दे देगा, कभी आपको टाइल्स दे देगा। आज क्या दिया है भाई इसने, आप गोदाम की विमाएं दे दी, आज गोदाम की विमाएं पार्सल दे दी, आज पार्सल दे दिए। तो एग्जामिनर पता है क्या काम करता है, सिर्फ नाम चेंज करता है। जब कभी भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो जो भी आपसे यहाँ पे वॉल्यूम का आपसे कुछ पूछेगा, ठीक है, सिर्फ आपको यहाँ पर इसको क्वेश्चन को पुटअप करके इसको सोल्व कर देना, काट पीट कर देनी है, आपका आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। यहां पर दिया हुआ है कि एक गोदाम की जो आपकी विमाएं दी हुई है, डायमेंशन दी हुई है, तो यहां पर 5, 7, 4 मीटर दिए हुए। इस गोदाम में 25, 50, 25 की आपकी डायमेंशन वाले अधिकतम कितने पार्सलों को रखा जाता है। इस लाइन को देख लेना कि अधिकतम कितने पार्सलों को रखा जाता है, अधिकतम कितनी टाइल्स आ सकती है, अधिकतम कितने बॉक्स आ सकते हैं। जब कभी भी आपके एग्जाम में ये पॉइंट आपको देखने को मिल जाए, और ये देखने को जरूर मिलेगा आपको, तो बस जो भी चीज आपको दी हो उसको ऊपर रखो, काट दो, कुछ इसके अंदर आपको नहीं करना। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कई बार आपके सीटेट के एग्जाम में देखने को मिलता है। बस इसने ये चेंज कर दिया, यहां पर मीटर में इनको दे दिया, किसमें, मीटर में। तो क्योंकि यहां पर इसको सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। 5 मीटर को सेंटीमीटर में कर लो तो कितने हो जाएंगे, 500 सेंटीमीटर हो जाएंगे, ठीक है। 7 हो जाएंगे 700, 4 हो जाएंगे आपके 400, ठीक है। उसके अलावा आपके 50 इंटू 25 इंटू एक और बच गया भाई, 25 बच गया। बस इसके अंदर कुछ भी करने के लिए नहीं है। इस क्वेश्चन को मैं ले नहीं रहा था, लेकिन लेने का मकसद ये था, ये क्वेश्चन कई कई बार आपके सीटेट के एग्जाम में रिपीट हुआ है। बस इसमें सिर्फ आपको इसको क्वेश्चन वैल्यू को पुटअप करके सिर्फ इसका आंसर आपको निकालना, और कुछ भी इसके अंदर आपको ज्यादा करना नहीं है, ठीक है। चलिए बढ़ते भाई आपके अगले क्वेश्चन की ओर। 1 नंबर का क्वेश्चन आपके नोटों से संबंधित पूछा जाता है, नोट, ठीक है, नोट जो आपके नोट होते हैं। और नोट से संबंधित क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी उनके एडिशन के बारे में पूछ लिया जाता है, कभी उनके सब्सट्रैक्शन के बारे में पूछ लिया जाता है, कभी पूछ लिया जाता है कि कोई अगर कैंटीन के अंदर है तो आप उसने कोका कोला ली, उसके अलावा कुछ चिप्स लिए, कुछ और खाने की चीज ली, समोसा ली, तो वहां पर उन्होंने जो चीज ली उनको जोड़ने के बाद उसका जो मतलब रेट बना, मूल्य बना, वो टोटल मूल्य कितना बना। तो वहां पर सिर्फ आपको एक समझ पर आधारित आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। कभी कभी तो इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जामिनर ने जिसको पढ़ने में पूरा टाइम लग जाता है, लेकिन जब उसको सोल्व करते हैं ना तो आप कहोगे बस इसमें अंदर यही था, सिर्फ जोड़ना ही था, तो उसके अंदर कुछ भी और नहीं करना है आपको, ठीक है। तो नोटों से संबंधित एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है जिसमें सिर्फ आपको अपना दिमाग लगाना है, इसमें यार और कुछ बताने के लिए है भी नहीं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में नोटों से संबंधित आपको देखने को मिलता है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि प्रियांश के पास 10 रुपए और 20 रुपए के नोट है, और वह 50 रुपए के बनाने के लिए 20 रुपए के 2-2 नोट, कितने रुपए के, 20 रुपए के 2-2 नोट और 10 रुपए के 1 नोट, और 10 रुपए के 1 नोट का यूज करता है, ठीक है, और 50 रुपए के नोट बना लेता है। यही राशि बनाने के अन्य कितने तरीके और हो सकते हैं यदि हम दोनों ही नोटों का यूज करना हो। आप नोटों के दिक स्थान व्यवस्था को उपेक्षित कर सकते हो। यह दिक स्थान व्यवस्था स्पेशल अंडरस्टैंडिंग पेडागोजी क्लास में, मैराथन क्लास में मैंने आपको बताई थी, किसने कहा हुआ है बढ़ाने के लिए, आपके एनसीएफ 2005 ने करा हुआ है कि स्पेशल अंडरस्टैंडिंग को बच्चों की ज्यादा से ज्यादा आपको बढ़ाना है, ठीक है। अब देखो इस चीज से क्या हो रही है कि बेटा आपके हाथ में आपके पास 50 रुपए के नोट है, लेकिन आपको जो है ना 2 नोट आपको दिए हुए, 2 नोट के टाइप्स, 10 का और 20 का, तो इनका यूज करके आपको 50 रुपए के नोट्स बनाने हैं। तो 50 रुपए का नोट 20 का एक लिया, 20 का एक लिया, 10 का लिया, एक टाइप तो ये बन गई। अब दूसरी टाइप क्या बन सकती है, एक टाइप तो ये बन गई, दूसरी टाइप ये बन सकती है, एक 10 का लिया, एक 10 का लिया, एक 10 का लिया, ठीक है, और एक 20 का ले लिया, तो 10, 20, 30 और 20, 50, दूसरी टाइप ये बन गई। इसके अलावा क्या और भी टाइप बन सकती है, बताओ भाई, और एक्सपीरियंस आदमी हो बताओ, या लेडीज हो और बताओ इसके अलावा। तो इसके अलावा और भी कुछ टाइप बन सकती है, और नहीं बन सकती कुछ भी टाइप तो सिर्फ एक टाइप बन सकती है। तो आंसर आपका सेकंड आंसर यहां पर सही हो जाएगा। तो भाई नोटों से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, आपके सीटेट के एग्जाम में, और बस ऐसा ही क्वेश्चन आएगा आपका, मतलब जिसमें आपको दिमाग का यूज करके इसको आपको सोल्व करना है, ठीक। तो फ्रेंड्स ये आपकी जितनी भी टाइप थी वो मैंने आपको टाइप्स बता दी, उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी करा दिए जो सामने आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है। और बस जितना हो सके अब आप इनको प्रैक्टिस करिए जाकर, और क्योंकि मैथ्स आपकी प्रैक्टिस मांगता है,
ऐसा नहीं है कि मैं आपको 200-300 क्वेश्चन करा दूंगा, तो ऐसा तो पूरी की पूरी रात निकल जाएगी। तो यही टाइप बेसिकली आपके एग्जाम में आती है। बस प्रैक्टिस करिए, जो लास्ट लाइन मैंने आपको शुरुआत में कही थी वही लाइन आपको अभी बोल रहा हूं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा न्यूमेरिकल आपकी समझ में आ जाएंगे। और 15 नंबर फ्री के 15 नंबर है, ज्यादा टफ सवाल नहीं आते। मैं तो कहता हूं एक भी टफ सवाल नहीं आता, बड़ा आसान आपका मैथ्स आता है जो आपको पूछा जाता है। ठीक है, तो आज ये क्लास यहां पर आपकी खत्म हो गई। कल होगी आपकी संस्कृत की मैराथन क्लास 8 बजे। तो कल ठीक 8 बजे आप लोग आ जाना संस्कृत की मैराथन क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि संस्कृत वाली मैराथन क्लास और बाकी मैराथन क्लास आपको मिलती रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप लोग, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर बिना कहे आप लोग कर दिया करो, क्योंकि वैसे मैं कभी भी वीडियो में कहता नहीं हूं, क्योंकि मेरा एक काम नहीं है, मेरा स्वभाव नहीं है कहने का। और बाकी मॉक टेस्ट पर आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए जितना हो सके, या नोट्स के अंदर जो आपको क्वेश्चन दे रखे हैं उसके ऊपर प्रैक्टिस करिए। ये आपको पूरा का पूरा बेनिफिट देगा आपको, ठीक है। गूगल के ऊपर जाओ, वहां पर जाके गूगल में जाके लिखो sachinacademy.com। इसके बाद मेरी वेबसाइट खुलकर आ जाएगी, वहां पर जाकर आप लोग फिर इसको प्रैक्टिस करिए अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह कराने के बाद। कोई क्वेश्चन आप लोगों का बचा है तो उसको पूछिए, उसके बाद फिर मैं वीडियो को स्टॉप करता हूं। कल मिलता हूं आप लोगों से फिर 8 बजे। पूछिए क्या क्वेश्चन अब आप लोगों का बचा है, ठीक है। इंग्लिश पैडागोजी भी आपकी फिर 1-2 दिन के बाद में आपकी इंग्लिश पैडागोजी आपकी करा दूंगा, ठीक है। सर मुझे ऑफलाइन क्लास करना है भाई, ऑफलाइन नहीं करा था मैं। जी अच्छा, विमल राज ठीक है भाई। सर मैं आपके चरण स्पर्श करना चाहता हूँ। अरे नहीं भाई, ऐसी ठीक है। मॉक टेस्ट का पासवर्ड भूल गए हो तो उसे रीसेट कर लो। अगर पासवर्ड को भूल गए हो वहीं से आपका रीसेट हो जाएगा, दोबारा ओपन कर लो उसे तो। अच्छा ठीक है, देखता हूँ मैं बिहार का जो आपका आया, अभी मैंने देखा नहीं। और पूछिए जल्दी, कल होगी भाई आपकी। बस आपका जल्दी आपका आने वाले, आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपके आने शुरू हो जाएंगे जल्दी आपके। आप लोगों के पास अब आपका टाइम कम बचा है। अच्छा, मैथ्स का डर निकल गया। संस्कृत को थोड़ा डीप में पढ़ाइए। अरे भाई संस्कृत में कुछ भी नहीं है। अगर आपने मेरी हिंदी वाली मैराथन क्लास देखी ना, सेम टॉपिक है संस्कृत के अंदर भी, कुछ डिफरेंट नहीं है। बस वो चीज हिंदी में लिखी हुई है, वो चीज वहां संस्कृत में लिखी हुई है। कुछ भी ज्यादा चेंज नहीं है संस्कृत के अंदर। डीप उसके अंदर कितना चला जाओ, उसके अंदर मतलब उसकी आत्मा में चला जाओ संस्कृत के अंदर। जब कुछ डीप है ही नहीं तो कहां से जाऊंगा डीप संस्कृत के अंदर, ठीक है। तो डीप कुछ भी नहीं है भाई संस्कृत के अंदर। सेम टॉपिक है जो आपकी हिंदी के अंदर होते हैं, और वही सेम टॉपिक आपके इंग्लिश में भी होते हैं, और वही सेम टॉपिक आपकी अदर लैंग्वेज के अंदर भी होते हैं, ठीक है। बस थोड़ा आपको प्रैक्टिस करनी होती है, और प्रैक्टिस मैंने बताया हुआ है। आप नोट्स के अंदर क्वेश्चन आंसर दे रखे ऑनलाइन वाले, उनको प्रैक्टिस करिए, या मॉक टेस्ट के ऊपर प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना बात नहीं बनेगी। जी सर प्लीज रिप्लाई दे, अगर संस्कृत को जगह इंग्लिश हो गया हो मॉक टेस्ट में तो क्या करें। भाई मॉक टेस्ट में तो कुछ ही नहीं, मॉक टेस्ट में तो आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट है। अगर आपने संस्कृत की जगह इंग्लिश कर दिया है तो नीचे जाके आप इंग्लिश की जगह संस्कृत कर दो। संस्कृत के मॉक टेस्ट अलग है, इंग्लिश के मॉक टेस्ट अलग है। तो आप पर तो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई सा भी ले लो, वहाँ पेपर थोड़ी है। तो आप तो संस्कृत और इंग्लिश सबके मॉक टेस्ट भरे हुए हैं। हम्म, ठीक ठीक ठीक। रेलवे से जुड़ा क्वेश्चन करवा दीजिए। रेलवे वाले भाई ईवीएस के अंदर करा दिया मैंने। रेलवे वाला यही होता है आपका, टाइम का ही क्वेश्चन होता है आपका, ठीक है, जिसमें आपका टाइम का पूछा जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं वीडियो को यही स्टॉप करता हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कल मिलते हैं 8 बजे, और उसके बाद आपकी 1-2 मैराथन और बचती है, और फिर उसके बाद आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी आपकी सीटेट के लिए। मुझे नहीं लगता आप सीटेट को उसके बाद छोड़ने वाले हो। तो यही वीडियो को स्टॉप करता हूँ। थैंक यू।